चलिए, तो जिन लोगों ने भी हैंड रेज कर रखे हैं वो हैंड डाउन कर लें, क्योंकि अब क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। देखो, टाइम की टेंशन मत लेना, टाइम अपने पास है अभी। ओके, आराम से करवा देंगे सब कुछ। चलिए, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर हमने जो कल चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी ईएमआई। ठीक है, ईएमआई अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का जो वेटेज है वो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के सामने। यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला जो टॉपिक आता है इस चैप्टर के वो ये होते हैं टॉपिक्स: कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेस नियम, फैराडेस एक्सपेरिमेंट, फैराडेस लॉ और लेंज लॉ। ठीक है, तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था, फैराडेस लॉ पढ़े थे, लेंज लॉ पढ़ा था। आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो आप लोगों से पूछते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। माइक ऑन करेंगे आप लोगों का, तो तैयार रहिएगा। जिनको मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन याद हो गई है वो बोल सकते हैं। चलिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स कौन बताएगा यहाँ पर? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन field line passing through a कहाँ से पास होती है? normal area. नॉर्मल पास होती है। ठीक है, कहाँ से पास होती है ये पूछा हमने। करना में तो Perpendicular. In a magnetic field. Perpendicular. Area in. एक पर्टिकुलर एरिया होता है हमारे पास, उस एरिया से जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस पास होती है ना, जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस पास होती है, उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? उसी कॉन्सेप्ट को मैग्नेटिक, जो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बोला जाता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे छोटी सी ये होती है कि जो लाइंस जाएगी ना वो कैसे जानी चाहिए? बिल्कुल नॉर्मली जाना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का एंगल उसका बनना चाहिए। किसके साथ? सरफेस के साथ। आई बात समझ में? ये होता है। अब फटाफट कॉन्सेप्ट देख लो यहाँ पर। देखिए, आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए अपने पास एक एरिया है। ये मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है, इस तरीके से मान लो एरिया बना दिया हमने। अब यहाँ से जितनी भी लाइंस इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, जो नॉर्मली जाएगी इस तरीके से लाइंस, जितनी लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया से पास होगी, लाइंस कौन सी वाली? मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया से पास होगी, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? उन्हीं को बोलेंगे कि यहाँ पर बन रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। तो परपेंडिकुलरली होना चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात होती है। आई बात समझ में? ये होता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल सी बात, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वहां से लाइन को पास करवा दो, जितनी लाइंस पास होगी, जितनी लाइन पास होगी एक पर्टिकुलर एरिया से और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। लिखने का तरीका यही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखने का तरीका, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, बी ए cos थीटा, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ए यहाँ पर एरिया है, cos थीटा हमने एंगल के लिए लगा रखा है। ओके, एक बार माइक ऑफ कर देते हैं यहाँ से। चलिए, तो इस तरीके से रहेगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल जो चीज हमने पढ़ी थी वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलिए बात करते हैं आप लोगों से। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ईएमआई क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्या है बताइएगा आप लोग। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? आप लोग माइक ऑन करके बता सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Change in magnetic flux with the respect of time. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट होता है। और कोई बताना चाहेगा? आपसे हमने बोला था कि 3-4 कीवर्ड्स होते हैं, वो याद करके चलो। इंड्यूस्ड करंट का किसी ने अभी तक नाम भी नहीं लिया। Magnet. इंड्यूस्ड करंट ही तो है। इंड्यूस्ड करंट बार कब में बनेगा? coil हाँ बताओ। inductor relative motion. बार हाँ, में वेरी गुड। magnet coil inductor relative motion है, हाँ, तो उसकी वजह से क्या फिर प्रोड्यूस होगा? induced EMF। इंड्यूस्ड ईएमएफ। वेरी गुड, ठीक है, ये होता है बस, और क्या। सही बात समझ में? देखो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर आप लोग देखिए, बार मैग्नेट है,
बार मैग्नेट को जब आप लोग घुमाओगे ना इस तरीके से, कभी इधर ले जाओ कभी इधर ले जाओ, लेफ्ट राइट में उसका मोशन करवाओगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट राइट मोशन करवाने की वजह से यहां पर करंट जनरेट होगा। उस करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। आई बात समझ में? बस यही कॉन्सेप्ट है। काफी सिंपल चीज है। वेन एवर अ रिलेटिव मोशन टेक प्लेस बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट, एक कॉइल होगी हमारे पास, मैग्नेट होगा, उनके बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ये चीज होती है। क्या? माइक ऑफ कर दिया आप लोगों का। देखो यहां पर हमने चीजें शॉर्ट में लिखी हुई थी, ये देखिए आप लोग, ये यहाँ पर, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। एक काम करो, अगर आप लोग नहीं देख पाओ तो जूम कर लो इसको, स्क्रीन को जूम हो जाएगी यहाँ से। ये जो चीजें है ना शॉर्ट में लिख रखी, मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, नॉर्मल सरफेस एरिया, और इस तरीके से फॉर्मुला बन जाएगा। फिर हमने बात करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, मैग्नेट एंड कंडक्टिंग कोयल हमारे पास होगी, रिलेटिव मोशन होगा, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस्ड होगा हमारे पास, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। ईएमएफ को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, या फिर इंड्यूस्ड करंट आप लोग बोल सकते हो। ओके, इंड्यूस्ड क्यों लगाया, क्योंकि ये बन रहा है। आई बात समझ में? ये कुछ अलग से हमारे पास बोल सकते हो आप लोग कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं आ रहा है, ये हम लोग बना रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से, इसलिए हम लोग लगाते हैं इंड्यूस्ड करंट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फिर आते हैं हमारे पास फराडे के नियम। अच्छा, एक बात ध्यान रखो कि यहां पर क्या हुआ, रिलेटिव मोशन हुआ। रिलेटिव मोशन हुआ। ओके, रिलेटिव मोशन की वजह से यहां पर इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि ये एक तरीके से जादू है। ओके, ये एक तरीके से क्या है, जादू है। क्योंकि देखो अगर आप लोग सिर्फ बार मैग्नेट को मूव कर रहे हो, इसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा है, ये जादू नहीं है तो और क्या है। तो इसी को लेकर फराडे भाई साहब आए, फराडे ने दो नियम दिए। पहला नियम, उन्होंने दो नियम दिए, सुनना ध्यान से, दो नियम दिए। एक दिया फिजिक्स की लैंग्वेज में, दूसरा दिया मैथ्स की लैंग्वेज में। पहला फिजिक्स की लैंग्वेज में, दूसरा मैथ्स की लैंग्वेज में। पहला फिजिक्स की लैंग्वेज में किस तरीके से बताया उन्होंने कि फिजिक्स बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के रिस्पेक्ट में उन्होंने ये चीज बताई हमें। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहला नियम और दूसरा नियम, यहाँ पर हमने बिल्कुल शॉर्ट में लिख रखा है, यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि अगर हमारे पास फाई बी है, एक काम करते हैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, अगर हमारे पास फाई बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम बोल रहे हैं, अच्छा ये इस तरीके से क्यों हो रहा है, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अगर वो चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा। इन्होंने फर्स्ट नियम में ये बोला, जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ये बोला उन्होंने पहले नियम में। ओके, दूसरे नियम में ये बोला कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे रहेगा ईएमएफ के। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, समय के रिस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके बराबर होगा या फिर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट, यहाँ पर इस तरह से कांस्टेंट आ जाता है। तो कांस्टेंट के आगे हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन से रिलेटेड। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये माइनस के डी फाई बाई डी टी। ओके, डी फाई बाई डी टी का मतलब हो रहा है कि फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके, करंट की जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव होती है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि अभी हम लोग लेंस लॉ में आगे देखेंगे, वहां आपको समझाएंगे कि नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं। अभी आप लोग इतना समझ लो कि यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा माइनस के डी फाई बाई डी टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ईएमएफ जो हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम के। ओके, ये चीज आपको कल हमने पढ़ाई थी। तो पहला नियम क्या बोलता है कि जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा, समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पर आप लोग समझो और समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर देखो, जितना ज्यादा यहाँ पर फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स समझिए, फ्लक्स क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होगी, जितनी लाइंस यहाँ से निकलेगी, उतना ज्यादा हमारे पास क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, इसका मतलब है यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ, ये बोला पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोला उन्होंने, थोड़ा मैथ्स लगा दिया उसमें। मैथ्स की भाषा में उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पर फ्लक्स में चेंज आएगा, यहाँ पर फ्लक्स में चेंज आएगा, तो वो किसके इक्वल रहेगा, वो ई के इक्वल रहेगा। ई हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड करंट जो कि जनरेट हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आप लोग बोल सकते हो। आई बात समझ में, इतनी सी बात होती है। ये थे हमारे पास दो नियम, शॉर्ट में आपको हमने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, वो आप लोग पढ़ लेना। इतने में आप लोग 5 नंबर ला सकते हो, यहाँ से टॉपिक से 5 नंबर आप लोग गेन कर सकते हो। ओके, अच्छा एक बार यहाँ पर देख लेते हैं किस किस को
यहाँ से लेना, ओके एडमिट कर लेते हैं इनको। तो जो स्टूडेंट लेट हो चुके हैं उनसे फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि टाइम से आया करो, ओके, क्योंकि लेट हो जाते हो तो फिर डिस्टरबेंस होता है यहाँ पर। एक काम करते हैं, माइक ऑन करवाते हैं आप लोगों का, आपसे पूछते हैं। चलिए, तो ऐसा कोई है जिसको दोनों समझ में आ गए, दोनों नियम समझ में आ गए? फटाफट हैंड रेज करो, फटाफट बोलो यहाँ पर क्या Yes, बोल रहे हैं। sir. हाँ दीदी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. सर पहले जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आता है की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और ये उसका थियोरेटिकल फैराडे ने हमें बताया। अब उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसने ये बताया सेकंड लॉ में कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो और चेंज इन मैग्नेटिक चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईएमएफ के। फिर उसने वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो वो के आया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो और टोटल फार्मूला हुआ E इज इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी। डी मतलब चेंज इन चेंज और माइनस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। ओके ठीक है, तो देखो 3 बार रिपीट कर चुके हैं, 2 बार हम रिपीट कर चुके हैं, 1 बार आदित्य ने रिपीट कर दिया, तो इनमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो नोट्स आपके पास है, नोट्स बस एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए आपको, साथ में जो अपने लॉन्ग नोट्स होते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल होता है, वो भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। टेलीग्राम, इतनी बात है। सर फर्स्ट वाला एक बार शॉर्ट में समझा दीजिए। सर अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, यहाँ पर माइक ऑफ हो गया था। हम ये बोल रहे थे आपसे कि पहला नियम जो हमारे पास है वो सिंपल सा ये है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। ये होता है पहला नियम, इतना सिंपल सी बात है। फ्लक्स में चेंज, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस, 4 वर्ड याद कर लो, फ्लक्स में चेंज, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस, बस इतनी सी बात है, हो गया खत्म पहला नियम। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग सिर्फ इसी तरीके से लिखो कि 4 वर्ड वहां पे लिख के आ गए, आप लोग फिर अपनी कहानी बना सकते हो, 2 से 3 लाइन आप लोग इसमें आराम से लिख सकते हो। ओके, चलिए, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। आज टाइम हमारे पास बचा तो काफी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास खत्म होते हैं दोनों नियम, फॉर्मूला याद कर लेना, शॉर्ट में आपको बता रखा है, सिर्फ 2 पेज के नोट्स हैं, 2 पेज में जो भी कल हमने पढ़ाया वो सब कुछ हो जाता है। इसके बाद आया हमारे पास लेंस लो। लेंस ने क्या बताया? डायरेक्शन बताई। लेंस ने क्या बताई भैया? डायरेक्शन बताई, क्योंकि करंट तो हमारे पास आ चुका है। करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, डिपेंड करता है वायर के ऊपर भी, वायर आपने कैसा रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वायर जो होता है वो लीनियर होता है। अगर मान लो आपने सीधा वायर रखा हुआ है तो या तो वो ऊपर जाएगा करंट या नीचे जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने हॉरिजॉन्टली वायर को रखा हुआ है तो करंट कैसा जाएगा? या तो वो राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ये किसने बताया? लेंस ने बताया। तो लेंस किसके बारे में बात करता है? लेंस बात करता है डायरेक्शन के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, लिखा हुआ ना यहाँ पर, वहां से आप लोग पढ़ेंगे द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज और द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। ये बात उन्होंने पहली बताई। दूसरी बात उन्होंने बताई कि ये जो नियम है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। अब दोनों चीज आपको समझा देते हैं, यहाँ पे आ जाओ, दोनों चीज समझ में आ जाएगी आपको। यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग फोकस करेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है? मैग्नेट है, मैग्नेट ही तो है, और क्या दिख रहा है आपको? ये मैग्नेट है, ये हमारे पास कॉइल है। सुनो ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं? कॉइल बोलते हैं। ओके, यहां से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये अपना मैग्नेट हो गया, ये अपनी कॉइल हो गई, ठीक है। अगर अपन लोग मान लो मैग्नेट को कुछ इस तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ ले जा रहे हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी करंट की वो इस तरफ रहेगी, इस तरफ रहेगी। ओके, अगर मान लो हम लोग इस तरफ हमारे मैग्नेट को मूव करवाते हैं, मान लो यहाँ पर एक कोई है, वो इस मैग्नेट को इस तरफ लेके आ रहा है, इस तरफ लेके आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? बताओ, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। सिर्फ इतनी सी बात है, इतनी सी ही बात है कि अगर आप लोग मैग्नेट को इस तरफ ले जाओगे तो ये इस तरफ जाएगा, करंट की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हो? आप लोग ये बोल सकते हो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो क्या करेगा? अपोज करेगा। ये वर्ड ध्यान रखना, अपोज करेगा।
अपोज करेगा जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? तो क्या बोलोगे? बार मैग्नेट की वजह से। तो जो भी इसको प्रोड्यूस करेगा, जो भी इसको प्रोड्यूस करेगा, जरूरी नहीं है बार मैग्नेट की यहाँ पर बात हो। आप लोग आगे देखोगे एसी डायनेमो पढ़ेंगे, वहां पर बार मैग्नेट की बात नहीं होगी, ठीक है। वहां पर वैसे बार मैग्नेट ही वहां पर रहेंगे, लेकिन वो बड़े लेवल पे रहेंगे। तो कुछ भी हो सकता है, कॉज कुछ भी हो सकता है, बार मैग्नेट हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जो भी इसको प्रोड्यूस करेगा उसको ये क्या करेगा? अपोज करेगा, अपोज करेगा। आई बात समझ में? तो पहला नियम ये था। दूसरा नियम ये था, दूसरा नियम सुन लो शॉर्टकट में। दूसरा नियम इन्होंने ये बोला कि आपने काम यहां पर किया, आपने यहां पर क्या किया? वर्क किया, ठीक है। आपने यहां पर वर्क किया, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपने यहां पर मैकेनिकल वर्क किया, आपने मैकेनिक की तरह यहां पर काम किया, ठीक है। मैकेनिकल वर्क आपने यहां पर किया, तो आपका मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में? जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा करंट बनेगा। आ रही बात समझ में? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, तो वही बात यहाँ पर है। आई बात समझ में? तो ये दो नियम थे, दो नियम थे, छोटे छोटे नियम नहीं बोलेंगे, दो बात बताई इन्होंने, इस तरीके से हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो बस ये दो बातें, अगर जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया ये दो चीज समझ लो। आप लोग 5 में से अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से 4 नंबर ला सकते हो, इन दो चीज की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इन दो चीज की वजह से। अगर आपको 5 में से 5 नंबर लाना है तो आप लोग क्या करेंगे? 5 में से 5 नंबर लाने के लिए एक ये डायग्राम बना देना इस तरीके से। ये यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है। अगर हम लोग इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपल करेगा। तो रिपल करने के लिए यहाँ पर साउथ है, तो साउथ को साउथ की तरह बना दो, यहाँ पर भी साउथ बना दो, क्योंकि साउथ पोल क्या करेंगे? रिपल करेंगे। अब सेम यहाँ पर है, मान लो आप लोग इस मैग्नेट को इस तरफ लेके जा रहे हो, इस तरफ लेके जा रहे हो, तो ये इसको भी अपोज करेगा कि नहीं, आपको जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर साउथ पोल है तो हम लोग नॉर्थ पोल बना लेंगे अपने अंदर, ये आपको दिखेगा नहीं, ये इंटरनली हो रहा होगा। साउथ एस जैसे हमारे पास इस तरीके से बनता है एस हमारे, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये कॉइल है तो कॉइल की जो डायरेक्शन होगी उस तरह से होगी, करंट इस तरह से फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ओके। अगर हमारे पास नॉर्थ पोल है, नॉर्थ कैसा होता है? ये इस तरीके से एन बना दो, तो मतलब इस तरीके से करंट की डायरेक्शन होगी हमारे पास। ये होता है बस सिंपल सा फंडा। बताओ, यहां से हम लोग एडमिट कर लेते हैं सभी को एक बार फटाफट। कल से सभी लोग टाइम पे आने की कोशिश करना, क्योंकि काफी सारी चीजें आपकी मिस हो जाती है ऐसे में। आगे बात दोनों समझ में, दोनों तीनों जो चीजें आपको समझाई है वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, बस यही तो चीज लिखी हुई है यहाँ पर। अब मन से कहानी लिख सकते हो कि अगर हम लोग साउथ पोल को लेके जाएंगे इस तरफ तो यहाँ पर भी साउथ पोल की तरह हमारे पास करंट की डायरेक्शन मिलेगी। अगर हम लोग साउथ पोल को इस तरफ लेके जाएंगे अवे फ्रॉम दिस कॉइल, तो क्या होगा? यहाँ पर इस तरीके से ये बना लेगा कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा। बस इतनी सी बात है। बताओ लेंस लो में क्या था? लेंस लो इतना सा था। आप लोग देखो 4 लाइन में यहाँ पर इन्होंने फिनिश कर दिया होगा, चार से, हाँ ठीक है, 4 लाइन में इन्होंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। ये देखिए, बस इतनी सी बात है। ये जो चीजें यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बना लो। अब एग्जाम में ऐसा लिख के नहीं आना है, आपको सारी चीज बता दी है किस तरीके से लिखना है। मन से आपको लिखना पड़ेगा बहुत सारा, मन से कहानी लिखने में आप लोग सभी एक्सपर्ट हो, ओके। तो ये चीज होगी। चलो फटाफट आप लोगों से पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले नाम बताइए, कौन बताना चाहेगा? मैं बताऊं ठीक है, आप रहने दो, अभी किसी और को मौका देते हैं। कोई और महारथी आना चाहेगा मैदान में? ट्राई तो करो कम से कम, अपना लेवल चेक कर सकते हैं वहां पर आप लोग, कितना हमको आता है। चलो बोलो। सर मैं नंदिनी चौधरी। नंदिनी बोलो, आप बोलो। हाँ सर, लेंस लो बनाना है ना? हाँ लेंस लो बताना है आपको। हाँ, जो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच दैट इट अपोजेस द चेंजेस दैट हैज इंड्यूस्ड इट। और लेंस लॉ का फॉर्मूला मतलब E इक्वल माइनस के नहीं, ये डेल लेंस लो फाई नहीं, आप फराडे लो बता रहे हो। फराडे लो नहीं पूछा आपसे, जो भी पढ़ा है ना आपको वो पढ़ा है, वो बताना है। जो थ्योरी आपको बताई है ना वो बतानी है आपको। सर लेंस लो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपोज द ईएमएफ। देखो हिंदी बोलने में शर्माओ मत, जिसको हिंदी में समझ में आ गया है वो हिंदी में समझा दो। लिख लोगे आप लोग सब इंग्लिश में, मुझे पता है। अगर किसी को हिंदी में अच्छे से समझ में आ मैं गया तो बताऊं? हिंदी में, कोई ऐसा है सर हिंदी मैं में जाएगा? हेलो सर मैं आपका हाँ हनी, आप बता दो, हनी को बोल सर लेने दो, सबको बोलने का मौका देंगे। हनी बोलो आप। सर लेंस लॉ वो होता है जो करंट को अपोज करता है। जैसे नॉर्थ पोल को अगर उस मैग्नेट उसमें डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, नॉर्थ पोल अपने साइड
जनरेट कर लेगा, और अगर नॉर्थ पोल को उससे दूर लेकर जाएंगे तो वो साउथ पोल अपने साइड जनरेट कर लेगा। देखो अब ठीक है नहीं, समझ में आ गया। देखो मैंने एक चीज देखी आप लोगों की, आप लोग क्या करते हो, आप लोग चीजें याद रख लेते हो, लेकिन बात वो है कि जब टाइम आता है तब आप लोग बोल नहीं पाते हो किस तरीके से बोलना है। इसके लिए तो आपको हमने शॉर्ट नोट्स बनाए। याद है वो दिन जब आप लोग छोटे थे, हम लोग सब छोटे थे, 5th 6th क्लास में थे, तो हम लोग मैम जो भी अपने सर मैडम होते थे वो बुलाते थे कि जिस जिसको आंसर याद हो जाए वो हमारे पास आ जाओ, जिस जिसको याद हो जाए वो यहाँ पे आके सुना सकते हो। हम लोग जाते थे मैम को सुनाने के लिए, और बीच में कुछ वर्ड्स भूल जाते थे, फिर क्या बोलते थे कि मैम थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा बता दोगे तो हम पूरा बोल देंगे। तो वही चीज आपके साथ अभी हो रही है। आपको ये है कि थोड़ा सा पता चल जाए कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दो कि हाँ इसके बाद ये बोलना है, तो आप एक दो वर्ड अगर स्टार्टिंग के पता चल गया, एक दो लाइन आपको पता चल गई, तो आप लोग पूरी चीज लिख दोगे। तो ये देखो हमने आपको बताया कि दो चीज याद रखो। पहली चीज ये कि लेंस लो जो होता है, लेंस लो एक लेंस साइंटिस्ट ने दिया था, ये चीज आप लोग मन से लिख देना। पहली बात ये याद रखो कि जो लेंस लो था उन्होंने क्या बताया, करंट की डायरेक्शन को बताया। करंट कौन सा वाला, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताया। ये बात आपको पहली याद रखनी है, स्टार्ट यहीं से करना सभी लोग। करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी कि वो सामने वाले को, सामने वाला मतलब जिसने इसको प्रोड्यूस किया है उसको अपोज करेगा। एक लाइन ये याद हो गई, एक लाइन इसको रट लो कि जो भी इसको प्रोड्यूस करेगा, किसको, इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करेगा उसको अपोज करेगा। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि हमारी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी, हमारी एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, मतलब एनर्जी का फॉर्म चेंज होगा, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 2 पॉइंट की बात है, 2 पॉइंट बस बता दो, इसके बाद तो ये चीज आप लोग खुद लिख लोगे। आई बात समझ में? ये डायग्राम तो आप सभी के मन में बैठ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा, ये तो सब लिख लोगे मुझे पता है। लेकिन बात वो ये जो 2 पॉइंट आपको बताएं, वो 2 पॉइंट आपके दिमाग में स्टोर होना बहुत जरूरी है। चलो अब कौन बताएगा ये जो 2 पॉइंट हमने बताए, इस तरीके से कौन बोल सकता है, बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ ईशान बोलो। हेलो सर, मेरा नाम आशुतोष है। हाँ आशुतोष आप बता दो। हाँ सर, सबसे पहले सर लेंस ने हमें 1894 में हमें ये दो बातें बताई थी। सबसे पहले इससे हमें पहली चीज उन्होंने बताई थी कि हम डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं, हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। और दूसरी बात बताई थी कि जो जो भी जैसे इंड्यूस करंट अपोज करता है, जो भी उसे प्रोड्यूस करता है उसको अपोज करता है इंड्यूस करंट। वेरी और गुड। ये सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड रहता है। इसकी एनर्जी कम ज्यादा नहीं होती, सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, जैसे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में। ठीक है, बहुत अच्छे बताया आपने। देखो इस तरीके से बताया करो, ठीक है, इस तरीके से बताया करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसने बिल्कुल सारी चीज क्लियर बताई है, जैसे उन्होंने बोला पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, डायरेक्शन होती है सिर्फ करंट की, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन ठीक है, उसने बहुत अच्छा बताया है। कोई भी आपको 5 में से 4 नंबर सिर्फ इतना लिख के आओगे ना, ज्यादा कुछ नहीं लिखोगे, वैसे आप लोग लिख दोगे ज्यादा, तब भी आपको 5 में से 4 नंबर मिल जाएंगे इस चीज के। ठीक है, ये चीज होती है। ये चीज आपको कब काम आएगी पता है, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आप लोग अटक गए और आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको अगर ये चीजें बताते आती है, बनाते आती है, तो आप लोग कर दोगे। कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग कुछ ना कुछ तो कर दोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो कुछ नहीं आता है आपको, बिल्कुल नहीं आता, जीरो आप लोग, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पढ़ना सीख गए, अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ना सीख गए, समझना सीख गए ना, तो ये आप लोग आधी चीज तो कर दोगे। ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। चलिए, तो समझ में आ गया लगभग सभी को, 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये यहाँ पर, और बाकी शॉर्ट नोट्स में पूरा पेज है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो, सारी चीज कवर हो गई। अब लॉजिकल गेट्स होते हैं हमारे पास, लॉजिकल गेट्स, इनको फटाफट देख लेते हैं। इसके बाद यही तक हमने कल पढ़ा था, रिवीजन हो गया बच्चों स्टूडेंट्स का, बाकी आगे देखेंगे फिर। यहाँ पे होगा क्या, नहीं यहाँ पर नहीं है, ये रहा। अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन दिखाई देने लग जाएगी, वैसे स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, अगर नहीं दिखाई दे रही है तो अब दिख जाएगी आप लोगों को, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये रहा। चलिए आप लोगों को माइक ऑन करने की परमिशन देते हैं। आप बताइए, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? कोई एक दो बता दो। स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, जैसा दिख रहा है। ओके ठीक है। देखो अपने पास पानी की बोतल वगैरह लेकर बैठो, जब भी आपको लगे कि यार थोड़ा बोर हो रहे हैं तो पानी वानी पी लो, इतना सा कर सकते हो आप लोग। चलो लॉजिकल गेट्स, लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं, किस किस को वो 2-3 वर्ड्स याद है जो आपको बताए थे?
वो आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हो। सर मुझे याद है। चलो बताओ क्या सर नाम है मुझे आपका? भी याद है। नाम बताओ बिल्डिंग पहले, क्या नाम है आपका, फिर उसके बाद सत्येंद्र स्टार्ट कुमार, हुआ करो। सत्येंद्र कुमार ओके, तिवारी। हाँ प्रद्युम्न आप बोल दो क्या नाम है आपका। सत्येंद्र कुमार तिवारी। हाँ बोलो, लॉजिकल गेट्स क्या बिल्डिंग होता बिल्डिंग ब्लॉक, डिजिटल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। है? हाँ, डिजिटल सर्किट समझ में आ गया, ठीक है। यस सर। डिजिटल डिवाइस क्या होते हैं, एक दो डिवाइस के नाम बताओ। ये मोबाइल फोन, लैपटॉप एक्सेट्रा। ओके वेरी गुड, बस इतनी सी बात है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किसके? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ये डिजिटल सर्किट्स के। ओके, फंडामेंटल लिखोगे तब भी करेक्ट है, लेकिन जो चीज है ना, बेसिक चीज है, वो आपको बतानी कि ये सिर्फ बेसिक चीज है। ओके, इतनी सी बात है। आ जाओ यहां पर। A logic gate is a device that act as a building block, basic building block, यहां पर आप लोग देख सकते हो building block of digital circuit। ये डिजिटल सर्किट, अगर ये दो तीन चीजें आपको क्लियर हो गई, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, डिजिटल सर्किट, तो आप लोग यहाँ पे मन से लिख सकते हो। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। आजकल जो आप लोग चीजें देख रहे हो, डिजिटल चीजें देख रहे हो, घड़ी आ गई आजकल, डिजिटल वॉच आ गई हमारे पास। आजकल तो जो गैस कुकर वगैरह होती है, गैस वगैरह होते हैं, ठीक है, इंडक्शन वगैरह होते हैं, सभी क्या बन चुके हैं? डिजिटल बन चुके हैं। तो इनमें जो बेसिक चीजें आज भी यूज हो रही है, फंडामेंटल चीजें आज भी यूज हो रही है, वो क्या है? लॉजिकल सर्किट्स हैं, ठीक है। ये चीज होती है बस, बाकी चीजें आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। बस इतना सा ध्यान रख लो, दो तीन चीज, बाकी कहानी आप लोग मन से लिख सकते हो। ओके चलो, अब देखो हमारे पास जो गेट्स आते हैं, फटाफट देख लो आप लोग। हमारे पास एक एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, इसके बाद हमारे पास नैंड गेट है, नैंड गेट, इसके बाद हमारे पास नॉर गेट है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट क्या करता है? जोड़ देता है दो चीजों को। सॉरी, एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई कर देता है दो चीजों को। और गेट क्या करता है? जोड़ देता है दो चीजों को। और गेट क्या करता है? उसका उल्टा कर देता है ये, ठीक है। अब जो नैंड गेट, नॉर गेट होते हैं, ये इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, समझाते हैं आपको। अब एक बात आप लोग सभी क्लियर कर लो, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर इंटरनली क्या चीज समझता है? सिर्फ दो चीजें समझता है, जीरो और वन समझता है वो, जीरो और वन। इसको बाइनरी बोलते हैं हम लोग, ओके, बाइनरी नंबर्स बोल सकते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर इंटरनली मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स आते हैं, दो इंटीजर बोल सकते हो आप लोग, जीरो और वन आते हैं। तो आपको सिर्फ इन्हीं के ऊपर गेम खेलना है। जैसे कि जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। जीरो इंटू वन करो, कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। उसके अलावा वन इंटू वन करो, कितना आएगा? वन आएगा। इसी तरीके से और क्या बन सकता है? कॉम्बिनेशन। यहां पर हमारे पास कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि जीरो वन हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर वन इंटू जीरो कर दो। तो ये जो चार कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल बना दो। बताओ क्या था इसमें? सिंबल ध्यान रखना है आपको कि जो एंड गेट होता है, एंड गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये डी बनाओ इस तरीके से। आपने सुना होगा एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या है? एंड गेट का ही तो कॉम्बिनेशन है एंड्रॉइड, ठीक है, एंड्रॉइड। समझाएंगे इसको बाद में कभी और टाइम मिलेगा तो, और कभी। लेकिन ये चीज यहां से बनी हुई है, एंड गेट, ठीक है, एंड गेट से ले रखा है एंड्रॉइड। ओके, तो यहां पर देखो ए, यहां पर बी, यहां पर हमारे पास आ गया आउटपुट। ओके, ए बी। अब ए की जगह पर आप लोग कुछ भी ले सकते हो, बी की जगह पर कुछ भी ले सकते हो, वाई हमारे पास क्या आएगा? आउटपुट आएगा। ये हमारे पास इनपुट, ये हमारे पास आउटपुट। यहां पर देख सकते हो, जैसे जीरो और जीरो दिया तो जीरो आएगा, जीरो और वन दिया तो जीरो आएगा, वन और जीरो दिया तो जीरो आएगा, वन वन दिया तो वन आएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब ये चीजों में टाइम वेस्ट करना वाली बात है अगर हम लोग बात करें तो, इससे अच्छा है कि हम लोग कुछ अच्छी चीज पे फोकस करें। ये चीज को आप लोग बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक चीजें वो आपको बता देते हैं फटाफट फटाफट। फिर आता है हमारे पास एक और गेट, और क्या करता है? जोड़ देता है। जैसे मान लो आपके पास ए है और बी है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ए प्लस बी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास जीरो और जीरो है तो यहाँ पर ही क्या दे देगा? जीरो दे देगा, ठीक है। इस तरह से ट्रुथ टेबल आप लोग बना लेना इस तरीके से। ओके, अगर आपके पास वन और जीरो है तो ये क्या दे देगा? दोनों को जोड़ो, क्या आएगा? वन आएगा। इस तरीके से ये रहेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर जीरो और वन रखोगे तो यहाँ पर वन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर गलती मत कर देना, एक और एक को जोड़ोगे तो कितना आएगा? एक आएगा। ओके, एक और एक को जोड़ोगे तो एक आएगा। कंप्यूटर एक के अलावा कुछ नहीं समझता, जीरो और वन के अलावा कुछ नहीं समझता है। इसकी जो बोल सकते हो लॉजिकल डायग्राम जो होता है वो इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बनाओ। फिर बोल रहे हैं डायग्राम में ऐसा मत समझना कि छोटी सी गलती हमने डायग्राम में कर दी तो पूरे नंबर काट लेंगे, कोई नहीं काटेगा आपके नंबर, ठीक है। ए बी और इस तरीके से वाई बना दो। आई बात समझ में? कर लोगे ये सब कुछ, ये इसकी ट्रुथ टेबल है। बस ऐसे ही है। नोट गेट तो इससे भी सिंपल है। ये देखो नोट गेट, यहाँ पर देख लो, नोट गेट में क्या होता है? नोट गेट उल्टा कर देता है,
जैसे मान लो यहाँ पर आपने 0 दिया तो यहाँ पर ये 1 कर देगा, मान लो यहाँ पर 1 दिया तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये होता है हमारा लॉजिकल गेट। बताओ इसमें क्या था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट आएगा। इसकी खास बात ये है कि एक ही इनपुट आएगा, क्योंकि एक आदमी को तो ये उल्टा कर सकता है। आई बात समझ में? इस तरीके से ये y यहाँ पे आ गया, बना लोगे इस तरीके से। ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया हमारे पास, नॉट गेट। इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में। ओके, क्या पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताओ नॉट गेट को क्या, किस नाम से आप लोग और जान सकते हो। ओके, तो ये रहेगा। चलिए तो अब इसको कैंसिल करते हैं। नॉट गेट का मतलब होता है ये इसको उल्टा कर देता है। जैसे यहाँ पर 0 दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, बताओ, आप खुद बताओ। हाँ, 1 आएगा। और अगर मान लो आपने इनकी जगह पर यहाँ से बैठा हो, यहाँ पर आपने 1 दे दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। बस ये और क्या, नॉट गेट। ये डायग्राम याद कर लेना नॉट गेट का, नॉट गेट का। ओके, इसको रिप्रेजेंट कुछ तरीके से कर सकते हो। अगर आपने ए इनपुट दिया है तो आपके पास आउटपुट क्या मिलेगा, ए डैश मिलेगा। डैश का मतलब इसको उल्टा कर देना। ओके, इतनी सी बात होती है। ये डायग्राम याद कर लेना। ट्रुथ टेबल आप लोग सभी बना के आना, ये मिस्टेक मत करना। वैसे तो क्वेश्चन में दे देंगे, ट्रुथ टेबल भी लिखो साथ में, तो ट्रुथ टेबल आप लोग बना के आना। इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, वास्तविकता ये बताती है आपको। ओके, बस ये चीज है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नैंड गेट और नॉर गेट। ये दो चीज और करनी है हमें। नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड एंड गेट। नैंड गेट एंड गेट, ठीक है, इस तरीके से अब समझो आप लोग। नैंड गेट में आता है नॉट गेट, साथ में एंड गेट। तो पहले हमारे पास एंड गेट आएगा। ध्यान रखना क्यों आएगा एंड गेट, क्योंकि एंड गेट में होते हैं हमारे पास 2 इनपुट। यहाँ पर तो एक ही इनपुट था हमारे पास, तो हम पहले एंड गेट लगा देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पर नॉट गेट लगा देंगे। ओके, तो इस तरीके से ये बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 और 1 का अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 0। अब 0 को ये उल्टा कर देगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये वाला केस आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से करना है इसको। सिंपल अगर आप लोग ऐसा ना बनाना चाहो तो इसको शॉर्टकट में आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। ये बन गया अपना डी इस तरीके से, ठीक है, ये अपना एंड गेट का बन गया। अब इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटा सा सर्कल बना देना है और यहाँ पर ये इस तरीके से कर देना है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। चलिए, तो ये रहेगा हमारे पास नैंड गेट। अब आप लोग प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से हो जाएगा। एक बार ही प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा, भूलोगे ही नहीं आप एंड तक। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन क्लास में आया है अभी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने बताया सर, ये जो आपने लॉजिक गेट्स बताए सारे सर, ये अपने तो स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर में कहाँ यूज होता है सर, और ये ट्रुथ टेबल कहाँ यूज इंटरनली यूज होता है, इंटरनली यूज होता है। देखो सुनो मेरी बात, होता क्या है ना, आप जो चीजें देखते हो, लिखते हो, करते हो, ये क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है हमारी। जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो आप लोग लैंग्वेज जानते हो, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लेकिन कंप्यूटर इंटरनली क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बीच में आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब वो इंटरनली कैसे करता है, उसके लिए आपको पूरा एक सब्जेक्ट होता है कंपाइलर डिजाइन, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, कंपाइलर डिजाइन। तो अभी आप लोग फिजिक्स पढ़ लो, इतना ही काफी है। बाकी अगर आप लोग आगे जाके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना चाहें तो आप लोग वहां पर आप लोग डीप में पढ़ोगे, कंपाइलर डिजाइन करना सीखोगे, बहुत सारी चीजें वहां पर आप लोग सीखोगे। हेलो, आ जाओ फिर से। नैंड गेट फिर से बता देंगे। नैंड गेट का मतलब होता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड एंड गेट। नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड एंड गेट। अब जो समझदार बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे कि पहले हमें एंड को बनाना है फिर नोट को बनाना है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 इनपुट देखने को मिलेंगे, 2 इनपुट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 2 इनपुट हमने यहाँ से ले लिए तो हमारे पास यहाँ पर एक आउटपुट मिल जाएगा, उस आउटपुट को हम लोग एक और आउटपुट दे देंगे। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एंड गेट, यहाँ पर नॉट गेट। मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 0 की जगह पर 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 1 का क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। 1 का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। बस ये होता है और क्या। अब यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 4 केस होते हैं, 4 केस आप लोग ले सकते हैं। आई बात समझ में? ये होता है यहाँ पर नॉट गेट। अब फटाफट नॉर गेट देख लो। नॉर गेट क्या होगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड और गेट। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, और गेट बनाएंगे। ये लीजिए आप लोग और गेट, इस तरीके से और गेट बन गया अपना। आप लोगों को अच्छे से बनाना, यहाँ पर क्या स्क्रीन पे अच्छे से बनता नहीं है, लेकिन आपकी कॉपी में बहुत अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, इसका एक आउटपुट आएगा, लेट से वाई। वाई नहीं बोलेंगे हम लोग क्योंकि वाई तो हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो यहाँ पर एक आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को हम लोग इनपुट की तरह ट्रीट करवाएंगे अपने गेट से, नोट गेट से, और ये इस तरीके से यहाँ पर वाई बना देना। आई बात समझ में? तो हम लोग पता है कि सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद इनको उल्टा कर देना है।
ठीक है, तो इस तरीके से इसका आप लोग बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो a इंटू बी, मान लीजिए यहाँ पर कोई सा एक केस उठा लेते हैं, लेट्स से 1 और 0, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा हमें पहले। तो 0 और 1 कितने होते हैं? 1 होता है। अब 1 का उल्टा करो तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ट्रूथ टेबल बनानी है। अब आप लोग ये मत सोचो कि यार ये चीजें हम लोग सब करके बताएंगे आपको, कि 0 0 लेके बताएंगे, 0 1 लेके बताएंगे, 1 0 लेके, ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है, आपके फायदे के लिए बता रहे हैं, क्योंकि इन चीजों में अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो फालतू टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। ओके, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। आगे गेट समझ में सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार अगर आपको कोई डाउट हो ना तो एक बार नोट्स देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये समझ लो गेट पूरे फिजिक्स का सबसे सिंपल टॉपिक होता है। हाँ बोलो। सर ट्रुथ टेबल और सर बेस्ड डे सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये भी यही याद रख लो, इतना ही याद कर लो, इतना ही काफी है। ओके। ओके। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो इतना हमने कल तक पढ़ा था, इतना हमने कल तक पढ़ा था। अब आगे की चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो ये जो चैप्टर है अपना, ये जो चैप्टर है अपना, यहां से एक तो गेट्स आएंगे अपने, लॉजिकल गेट्स। एक आता है, टॉपिक आता है हमारे पास रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। ओके, तो आपके पास टाइम देते हैं 4 मिनट 5 मिनट का। अगर आपको पानी वानी पीना है, इधर उधर घूम के आना है एक बार, तो फटाफट 4 मिनट 5 मिनट में आ जाओ। या फिर जिन बच्चों को रेक्टिफायर वगैरह पढ़ना है तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, आप लोग यहाँ पर फटाफट पढ़ सकते हो। फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टिफायर। ओके, तो फटाफट रिफ्रेश हो जाओ, बिल्कुल पानी वानी जिसको पीना है पी आओ, फिर करते हैं स्टार्ट अपन लोग रेक्टिफायर। ओके, तो क्लास लीव नहीं करना है, क्लास चलने दो। बाकी आप लोग रेक्टिफायर यहाँ पर पढ़ सकते हो, रेक्टिफायर की डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद समझाएंगे रेक्टिफायर को इजी लैंग्वेज में। तो आप लोग तैयार हो? क्लास को फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो 2 मिनट और पढ़ लो आप। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टिफायर से, ठीक है, रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसने पूछ लेते हैं, आवाज वगैरह आ रही है आप लोगों को? बता दिए सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ओके। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या चीज है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसको देखते हैं।
तो अगर आपको प्रॉब्लम आए थोड़ी देर के लिए माइक ऑन कर देते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम अगर आए आपको स्क्रीन वगैरह में तो बोल दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए। A rectifier is a device that convert oscillating two directional alternating AC into a single directional direct current। तो ये क्या करता है? सबसे पहले रेक्टिफायर क्या है? तो आपके मन में सवाल अगर ये आता है कि रेक्टिफायर क्या है, तो इसका उत्तर है एक डिवाइस है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे किस तरह का डिवाइस है ये, लेकिन पहली बात हमें ये क्लियर हो जाती है कि ये क्या है, ये एक डिवाइस है। ठीक है, जैसे हमारे घरों में डिवाइस होते हैं ना, इस तरीके से एक डिवाइस है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, रेक्टिफायर का काम क्या है? डिवाइस है तो डिवाइस करता क्या है? तो डिवाइस करता क्या है? डिवाइस करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट। बताओ, अगर इतना सा आपको समझ में आ गया, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना इसका काम है। इसके 2 टाइप होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो आप लोग यहां से 1 या 2 नंबर, अगर 4 नंबर तो यहां से आप लोग 1 नंबर आराम से गेन कर सकते हो व्हाट इज रेक्टिफायर से। इसको और समझाएंगे, चिंता मत करो, अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी से आप लोगों को डाउट आने लग गए। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए, सभी को आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? बताइए। Yes, sir. ओके यस सर। ओके ओके, तो हम लोग यहां पर थे। तो रेक्टिफायर क्या होता है, लिखना स्टार्ट कर दो आप लोग, रेक्टिफायर हेडिंग डाल लो। रेक्टिफायर इज अ, कुछ ऐसा मत लिखना, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस। सबसे पहले लिखो डिवाइस, सबसे पहले लिखो डिवाइस। उसका काम क्या करता है? एसी टू डीसी। यहां पर अगर आप लोग लिखना चाहो ऊपर तो कन्वर्ट्स लिख लो। ठीक है, कन्वर्ट्स, इतना सा लिख लो, एसी कन्वर्ट्स डीसी। ठीक है, ये बस 3 चीजें 2 चीजें लिखनी है, तो ये लिखना है, एक ये लिखना है। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो काम क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। ओके, इसको आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से, सिर्फ बताने के लिए था कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने। ज्यादा लेंदी नोट्स नहीं होना चाहिए, फिर आपसे बोल रहे हैं, आगे बात समझ में सभी को, ज्यादा लेंदी नोट्स नहीं होने चाहिए। जितना शॉर्ट में लिखोगे उतना पढ़ने में आपको मजा आएगा, रिवीजन करने में इतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखो होता क्या है ना, यहाँ पे आओ, थोड़ा सा फील आएगा आप लोगों को। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। ये देखिए, एसी जो होता है ना, वो क्या होता है? डुअल डायरेक्शन होता है। इसके पास 2 डायरेक्शन होती है, एक ऊपरी एक निचली। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन अप डाउन होती रहती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो इस तरह से इसकी वेव चलती है, इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें डीसी की, डीसी की बात करें, ये हमारे पास एसी है। डीसी क्या होता है? डीसी में सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायरेक्शन होती है, इस तरीके से होता है ये। ओके, बीच में गैप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से ये बनता है। आई बात समझ में? ये होता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ये होता है हमारा काम, किसका? रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर क्या है? तो सबसे पहले बोलोगे डिवाइस है जो काम क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो एसी क्या होता है अब आपको समझ में आना चाहिए। एसी में 2 डायरेक्शन, ये करंट होता है। एसी क्या होता है? करंट होता है। जो हमारे घरों में करंट आता है वो कौन सा होता है? वो एसी करंट होता है। लेकिन जो बैटरियों में करंट होता है वो कौन सा करंट होता है? वो डीसी करंट होता है। ओके, तो आप लोग देखते होंगे कि अगर हमारे घरों में जो करंट आता है, कोई उसको छू लेता है तो उसकी डेथ हो सकती है या फिर उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे जो हमारे घरों में सेल्स होते हैं छोटे मोटे या फिर बैटरी होती है, उनको टच करने से कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कुछ भी? क्योंकि वो डीसी करंट होता है। डीसी खतरनाक नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं करंट खतरनाक होता है, करंट खतरनाक नहीं होता है, एसी करंट खतरनाक होता है। आई बात समझ में? चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो एसी और डीसी में सारा कंफ्यूजन आपका दूर होगा, इतना समझ लो, इतना काफी। अपने घरों में कौन सा करंट आता है? एसी करंट आता है। तो देखिए, हमारे पास 2 प्रकार के रेक्टिफायर्स होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक हमारे पास होता है फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए होता क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्म एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। A half wave rectifier circuit uses only one diode for the transmission. A half wave rectifier is defined as a type of rectifier that allows only half cycle of a, क्या लिखा है यहाँ पर, of a AC voltage waveform to pass while blocking the other half cycle. सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास यहां पर भी कोइल है, यहां पर भी कोइल है। हम चाहते हैं यहाँ का जो करंट है ये यहां पर ट्रांसफर हो जाए, यहां पर ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग यहां पर भी लगा देंगे अपना एक, बोल सकते हो आप लोग, यहां पर भी हम लोग कोइल लगा देंगे, यहां पर भी कोइल लगा देंगे। तो यहां पर से हमने एसी करंट को पास किया। एसी करंट जो होता है डुअल डायरेक्शनल होता है। ठीक है, 2 डायरेक्शन होती है। तो करंट यहां पर जनरेट होगा, कौन सा वाला? ये एसी करंट यहां पर जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट आप लोग बोल सकते हो। अब ये जो करंट होगा इसको हमें यहां पर लेके आना है, तो इसके लिए हमारे पास फिनोमिना होता है म्यूचुअल इंडक्शन का।
अभी आपको बताएंगे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अभी आप लोग इतना ध्यान रखो कि आसानी से यहाँ करंट आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर हमारे पास यहाँ पर करंट आ गया, हमारा टारगेट क्या है कि एसी करंट को हमें डीसी करंट में कन्वर्ट करना है। डीसी करंट में कन्वर्ट करना है मतलब हमें ये जो चीजें दिख रही है इनको एक ही डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है डायोड। क्या लगा दिया हमने? डायोड। तो डायोड क्या करेगा? डायोड क्या करेगा भाई साहब? डायोड से यहाँ पर करंट को फ्लो नहीं होने देगा। ये जो डायोड होगा इस डायरेक्शन से करंट को फ्लो नहीं होने देगा। देखो समझो इस चीज को, मान लो करंट की डायरेक्शन ये हुई, तो यहां से यहां पर करंट को ये फ्लो नहीं होने देगा। सिर्फ और सिर्फ करंट कहां से फ्लो होगा? यहां से करंट फ्लो होगा। आई बात समझ में? तो डायोड लगाने की वजह से यहां से करंट फ्लो होगा, सिर्फ ये डायरेक्शन से होगा। एक और बात आपको बता दे, डायोड भी एक टॉपिक होता है हमारे पास। आप लोग भी इतना समझो कि यहाँ पर हमारे पास जो करंट आया था, यहाँ पर एक बार पॉजिटिव था, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव था। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब ये इधर से गया और यहाँ पे हमारे पास कौन सा कनेक्टेड है? ये हमारे पास जो डायोड है, डायोड हमारे पास आप लोग बोल सकते हो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्टेड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से जब ये यहाँ इधर जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जब होगी तभी ये पास करेगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये इसको पास नहीं करने देगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है डायोड वगैरह में, तो एक काम करते हैं, पहले डायोड को थोड़ा सा क्लियर करवा देते हैं आपको। क्योंकि अगर ये डायोड समझ में आ गया तो ये जो दोनों चीजें हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगी। ओके, तो डायोड थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डायोड बताना जरूरी रहेगा। डायोड हमारे पास यहाँ पे होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पर देखिए, अभी वहीं पर आएंगे वापस से, उसकी चिंता मत करो। अभी सिर्फ इतना समझो कि जो चीज आपको बता रहे हैं डायोड की वजह से जो प्रॉब्लम हमें आ रही है वो आपको क्लियर करवाना जरूरी है। ये देखिए, यहां पर डायोड कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, इस तरीके से। इसमें क्या होते हैं ना, यहां पर हमारे पास कुछ इस प्रकार का मटेरियल है कि यहां पर तो होते हैं हमारे पास होल्स, यहां पर हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में होती है डिप्लेशन लेयर। अब जैसे ही मान लो आपने क्या किया, यहां से करंट को फ्लो करवाया, ओके, तो ये जो होल्स होंगे, होल्स कुछ इस तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव, ये होल्स जो होते हैं ये भी पॉजिटिव होते हैं, तो ये रिपल करके यहाँ पर इस तरह से ये जनरेट होने लगेंगे। ओके, और यहाँ पे होंगे हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर यहाँ से नेगेटिव जाए तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या बना देंगे, एक लेयर बना देंगे, जो कि क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव की होगी, यहाँ पर नेगेटिव की होगी। ये होता है हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये होता है हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड। ये जो मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है, ये इस प्रकार का मटेरियल भरा हुआ है कि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होल्स भी होते हैं, इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, तो इस तरीके से बनाया जाता है पूरा कॉम्बिनेशन पीएन जंक्शन डायोड का। अब इससे आप लोग क्या समझे? इससे आप लोग यहां पर ये समझोगे कि अगर डायोड को आपने कुछ इस प्रकार से यहां पर कनेक्ट कर दिया और हमारा जो करंट है यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास जो करंट आ रहा है ना उसकी दो डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पहली साइकिल में ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो डायोड इसको पास होने देगा अपने अंदर से, इसको पास होने देगा। अगर नेगेटिव हुआ तो ये पास नहीं होने देगा। तो मान लो पास हुआ, तो पास होने के बाद ये यहाँ पर चला गया, तो पॉजिटिव यहाँ पे बना, अब नेगेटिव नहीं आ पाया। ओके, अब दूसरी सर्कल में क्या हुआ, मान लो थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना। अब इसने इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इसने इसको ब्लॉक कर दिया। तो हमारे पास जो नेगेटिव की डायरेक्शन थी वो यहाँ पर बनी ही नहीं। आ रही बात समझ में? यहाँ पर बनी ही नहीं। फिर से क्या हुआ, फिर से यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, फिर से नेगेटिव आएगा, फिर से इसको पास होने देगा, यहाँ से पास होने देगा, इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये काम है। अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो वो भी समझा देंगे एक बार कि क्या चीज चल रही है। यहाँ पर हमने ये बोला कि यहाँ पर था पॉजिटिव, यहाँ पर था नेगेटिव, ये हमारे पास डायोड लगा हुआ है। डायोड की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर ये यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव को ये क्या करेगा, अपने अंदर से पास होने देगा कि जा निकल जा मेरे अंदर से। निकलने के बाद ये पॉजिटिव को कुछ इस तरीके से बना देगा। अब यहाँ पर है नीचे नेगेटिव, नेगेटिव जब यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव को यहाँ पर आना पड़ेगा, पॉजिटिव को यहाँ पे आने लगेगा। तो ये जो नेगेटिव होगा ना, ये नेगेटिव को पास नहीं होने देगा, तो नेगेटिव की हमारे पास यहाँ पर वेव्स नहीं बनेगी। तो आप लोग समझ पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की वेव्स बनेगी। तो हमने क्या किया, हमने जो डुअल डायरेक्शन वाला हमारे पास करंट था उसको एक डायरेक्शन में समेट दिया। ये होता है यहाँ पर। अब आपके मन में जो डाउट्स आ रहे होंगे वो डाउट्स किसको लेकर आ रहे होंगे, डायग्राम को लेकर डाउट्स आ रहे होंगे। ये चीज में कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर भी नहीं है, एक कोई हमने यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर कोई लगा दी। एक तो ये डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है ये, और ये लोड की वजह से हो सकता है क्वेश्चन। लोड का मतलब सिंपल सा ये है, आप लोड ना लगाना चाहो तो यहाँ पर दो इस तरीके से लगा दो। इसको क्लियर करते हैं, बताते हैं। आप लोग यहाँ पर इस तरीके से भी लगा सकते हो, ये इस तरीके से, ठीक है। इसको हटा के इस तरीके से लगा लो। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास दो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट्स बन जाएंगे। इन पॉइंट से आप लोग कुछ भी, आपका मोबाइल वगैरह जो भी कुछ करना हो इस तरीके से कर लो, वहां से कनेक्ट करो
हो जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में आएगी, डीसी फॉर्म में आएगी। यही तो हमारे घरों में होता है। ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं इनको कुछ इस तरीके से फिट किया जाता है कि आप लोग अपने मोबाइल को चार्ज लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, ये जो पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं। तो अगर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर्स की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर नाम से क्लियर है, हाफ करता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये जो डायरेक्शन होती है उनको हाफ कर देता है। जैसे कि यहाँ पर ये डायरेक्शन हमारे पास मिली ही नहीं, ये डायरेक्शन आगे बने बात करेंगे तो यहाँ पर ये मिली ही नहीं, तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है हमारे पास। ये जो एनर्जी थी हमारे पास, ये तो नुकसान हो गया ना इनका, इस एनर्जी का तो नुकसान हो गया। हमने यहाँ पर मान लो हमारे पास करंट था 20 एम्पियर का, यहाँ पर करंट कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 एम्पियर का करंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज है ये लॉस हो गई है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सिंपल सा इतना सा डायग्राम होता है इसका, और काम क्या होता है, काम वही है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। एक और बात ध्यान रखना आप लोग सभी, यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है। लॉस होने का कारण ये है क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये आधी एनर्जी जो होती है उनको ये समेट नहीं पाता है, उनको वो डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ये चीज होती है हाफ वेव रेक्टिफायर्स की। ठीक है, देखो ये टॉपिक जो होता है ना, इनको अगर बेसिक से पढ़ा जाए तो और समझ में आता है, लेकिन हमारे पास समय कम है, इस वजह से जितना हो सकता था 80% 90% अपनी तरफ से हमने डिलीवर कर दिया इस टॉपिक में। अब आप लोग बताइए, अब आप लोग बताइएगा, अभी माइक ऑन कर देते हैं, किस किस को हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आया थोड़ा बहुत भी? अगर 40-50% समझ में आ गया तो बोलिएगा हाँ समझ में आ गया, बोलिए, माइक ऑन है सभी का। यस सर। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की प्रॉब्लम समझ में आई कि आधी एनर्जी इसमें लॉस हो जाती है। दूसरी बात, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को ही कन्वर्ट कर पाता है डीसी में। ऐसी एनर्जी डीसी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली को नहीं कर पाता है। बस इतनी सी बात है, इतना सा याद रख लो। अभी आपको समझाएंगे नोट्स कैसे बनाने हैं इसके शॉर्ट में, वो भी बता देंगे। 1-2 बार रिविजन करोगे तो हो जाएगा ये हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, चलो तो हाफ वेव समझ गए, अब हम फुल समझ लेंगे। अगर हाफ समझ में आ गया तो फुल भी आप लोग बना सकते हो, सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा डायोड का कनेक्शन हम लोग चेंज कर देंगे। ये देखिए, वर्किंग वगैरह सब आप लोग लिख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग अगर देखना चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो, पढ़ के सुना देते हैं फटाफट। अ ट्रांसफॉर्मर एसी voltage to DC voltage, a half wave rectifier circuit uses only one direction for the transformation. A half wave rectifier defined as a type of rectifier that allows only one half cycle of an AC voltage waves to pass while blocking the other half cycle. फिर आगे देखो वर्किंग क्या होती है इसकी। इन दिस सेक्शन लेट अस अंडरस्टैंड हाउ अ हाफ वेव रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्म AC into DC. A high AC voltage is applied to a primary side, ये हमारी प्राइमरी साइड है, यहाँ पर हमने AC को अप्लाई किया ऑफ अ सेट डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर ये जो कॉइल लगी हुई है, इस तरीके से कॉइल लगी हुई है, इसको आप लोग ट्रांसफॉर्मर बोल सकते हो। एक टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, वो भी आपको पढ़ाएंगे। ट्रांसफॉर्मर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि दो कॉइल जो होती है उसका इस प्रकार से कॉम्बिनेशन किया जाता है कि यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू करंट एक कॉइल से दूसरी जगह चला जाता है। ये होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की बात करी गई है, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। लेकिन आप लोग इसको छोड़ दो, अभी स्टेप डाउन छोड़ो, अभी आप लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्मर लिख देना, इतने में काम हो जाएगा। स्टेप डाउन समझाने लगे तो अपना टॉपिक वो नया चालू हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर वाला, तो अपन शॉर्ट में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो एक साइड तो हमने एसी वोल्टेज लगाया, ट्रांसफॉर्मर लगाया। द ऑब्टेन्ड सेकेंडरी लो वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डायोड. The diode is forward biased during the positive half cycle of the AC and reverse biased during the negative half cycle. The final output waves is as shown in the figure. ये लाइन लिख देना लास्ट में। तो आप लोग क्या बोलोगे कि जब पॉजिटिव करंट डायोड के पास आएगा तो ये इसको पास होने देगा। ओके, क्या करेगा, डायोड इसको पास होने देगा। लेकिन जब नेगेटिव की बारी आएगी तो ये पास नहीं होने देगा। रीजन इसका ये होता है कि आप लोग ये जो देख रहे हो ना, इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं डायोड को, इस तरीके से, ये डायोड की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को यहां से पास कर सकते हो, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइज्ड कहलाता है। अगर आप इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइज्ड। ये लिखा हुआ है फॉरवर्ड बाइज्ड इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हो, यहाँ पर अगर आप नेगेटिव लगा देते हो तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाता है रिवर्स्ड बाइज्ड। ठीक है, फॉरवर्ड बाइज्ड, रिवर्स बाइज्ड। आई बात समझ में? तो डरने वाली बात नहीं है। फॉरवर्ड बाइज्ड का मतलब होता है कि हमारे पास जो डायोड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, अगर नेगेटिव से कन्वर्ट करोगे तो रिवर्स बाइज्ड हो जाएगी हमारे पास। ओके, तो अब हमें चीज समझ में आ गई कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे चलता है। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। हमें एनर्जी को पूरी की पूरी बचाना है भैया। ओके, यहां पर कौन है, ये वरुण पवार। ओके, आ जाओ आप भी। यहां पर देखिए, अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। क्या किसकी बात करेंगे हम लोग? फुल वेव रेक्टिफायर की।
A full wave rectifier is defined as a rectifier that converts the complete cycle of alternating circuit into a pulsative DC current। ठीक है, बात वही है, यहां पर क्या होगा, कंप्लीट जो साइकिल होगी उनको कन्वर्ट कर देगा किसमें, डीसी करंट में। ध्यान रखना डीसी करंट में। देखो डायग्राम ये बनाना, यहां पर कहां गया ये, यहां पर ये डायग्राम बनाना, ये डायग्राम बनाना, तो ये आप लोग मन से भी बना सकते हो। इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई है, इतना तो आपके दिमाग, आपके अंदर भी दिमाग है कि फुल क्या करेगा, ये हाफ को, ये जो हमारे पास दिख रहा है डीसी करंट, इसको फुल में कन्वर्ट कर देगा। पूरी साइकिल यहां पर आपको दिखेगी डीसी के अंदर भी। उसके बाद बात करते हैं, ये भी बना लोगे, इस तरीके से बना लोगे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इस तरीके से बनाना है, ये भी बना लोगे। बात आती है यहां पर इस तरीके की डायग्राम की। देखो कितना सिंपल सा डायग्राम है, एक डायोड हमने यहां पर फिक्स किया, एक डायोड यहां पर फिक्स किया। आई बात समझ में, बीच में हमने क्या लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस यहां पर बीच में लगा दिया। अब देखो मान लो पहली बार में यहां पर पॉजिटिव बना, यहां पर नेगेटिव बना, तो जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहां पर जब पॉजिटिव बना तो ये इसमें अंदर से पास हुआ, पास होने के बाद यहां पर हमें आउटपुट मिल गया, यहां पर हमें आउटपुट मिल गया। आई बात समझ में, तो यहां पर हमारे पास एक पल्स बन गई, इस तरीके से हमारे पास एक वेव बन गई। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो यहां पर नेगेटिव बना, जब ये नेगेटिव बनेगा, ठीक है, जैसे कि ये नेगेटिव तो पहले से ही है, मान लेते हैं ये नेगेटिव बना, इस बार ये नेगेटिव बना, तो इस बार ये पॉजिटिव बन जाएगा ना, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये बोलेगा ठीक है तू मत कर पास, मैं कर देता हूं मेरे अंदर से पास, तो ये यहां से पास होगा, यहां से हमें ये मिल जाएगा। इतना सा सिंपल सा है, बताओ इसमें क्या है। दो डायोड फिक्स कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। जब दो डायोड लगा दोगे तो उसको बोलोगे फुल वेव रेक्टिफायर, जब एक लगाओगे तो उसको बोलोगे हाफ वेव रेक्टिफायर। इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में, ये होता है यहाँ पर। तो फुल वेव भी समझा दिया, हाफ वेव भी समझा दिया, इतनी सी बात है। आप लोग यहाँ पर आप थ्योरी मन से खूब लिख सकते हो। आई बात समझ में। चलिए एक बार बता दीजिए कि सबको समझ में आया नहीं आया। सर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो सर बोर्ड हमसे हाफ वेव और फुल वेव दोनों पूछेगा? हो सकता है दोनों पूछ ले, हो सकता है एक आपसे पूछे। ठीक है, Okay. जैसे ज्यादातर देखा गया है कि या तो वो फुल पूछेगा या फिर हाफ पूछना हुआ तो फिर दोनों ही पूछ लेगा। 4 नंबर में बन सकता है, 4 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकता है, हाफ वेव फुल वेव। और आप तो यही सोचो कि दोनों पूछ ले तो अच्छा रहेगा, कम से कम उनको थ्योरी कम लिखनी पड़ेगी। आई बात समझ में। सर और अगर सर सिर्फ हाफ वेव पूछता है और रेक्टिफायर पूछता है, तो सर हमें वर्किंग भी लिखनी पड़ेगी हाफ वेव की? हाँ देखो, आपसे अगर वो पूछे कि हाफ वेव की वर्किंग लिखो, साथ में हाफ वेव का डायग्राम वगैरह बनाओ, तो सबसे पहले तो रेक्टिफायर लिखना, रेक्टिफायर की डेफिनेशन लिखना। पूछे ना पूछे आपको रेक्टिफायर की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद हाफ वेव क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख देना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी वर्किंग लिखना है। वर्किंग में सबसे पहले डायग्राम बनाना, डायग्राम बड़ा बनाना, छोटा मत बनाना, क्योंकि आप लोग पहले ही कम लिखोगे। अगर डायग्राम बड़ा बनाओगे तो आपका पेज भरा भरा लगेगा। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे करते हुए आपको करना है। आई बात समझ में। यस सर। चलो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले बताओ रेक्टिफायर क्या होता है। सर मैं बताऊं सर? हाँ सर कोई एक जो बताओ। AC को सर मैं बताऊं? हाँ प्रद्युम्न आप बता दो। सर एक लाइन का तो उसका आंसर है। सर हाँ बोलो। रेक्टिफायर डिवाइस है हाँ जो AC से DC में कन्वर्ट करता है। सर रेक्टिफायर ठीक है, वेरी गुड, खत्म। अगला बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, कौन बता सकता है। सर मैं क्रिश शर्मा सर। हाफ क्रिश बोलो, सर अदिति का क्रिश को बोलने दो, क्रिश बोलो। जी सर, रेक्टिफायर बताना है सर। हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर सर। हाफ वेव रेक्टिफायर सर जैसे मतलब कुछ भी बोल दो कि आप क्या समझे, क्या देखा आपने, क्या आपके दिमाग में आ रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर। पहली लाइन तो बोल ही दो कि एसी से डीसी ये भी करता है। अच्छा हाँ सर, ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है और जो करंट होता है सर वो आधा हो जाता है सर डीसी में जाते हुए। आप ये बोल सकते हो कि ये एक जो वेव होती है, पॉजिटिव वेव होती है, उसी को कन्वर्ट कर पाता है। यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ पर डायोड कितने हाँ सर, कनेक्टेड इधर होते हैं। एनर्जी का एक सर डायोड 1 टैप होता है। हाँ एक डायोड होता है यहाँ पर कनेक्टेड। जी ठीक सर। है, बस ये लिखना है। अब फिर आपको वर्किंग पूछे तो वर्किंग में क्या लिखोगे कि जब पॉजिटिव का टर्न आएगा तो यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड बाइस कहलाएगी, इस वजह से ये करंट को पास होने देगा। लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में ये पास नहीं होने देगा। कौन पास नहीं होने देगा, डायोड। बस इतना सा लिखना है। सर आपने फुल वेव में वर्किंग नहीं दिखाई। वर्किंग सर दिखा फुल देंगे। वेव में सर थोड़ा वही इशू है। है सर, बता दो उसको एक बार और। देखो वर्किंग सुनो, मैं आपको समझाता हूँ। वर्किंग बिना देखे आप लोग किस तरह से बता सकते हो। वर्किंग में क्या बोलोगे, सबसे पहले पूरा सेटअप बताओ कि हमारे पास क्या है। एक साइड है एसी सर्किट, एक साइड है हमारे पास डीसी सर्किट। अब क्या होगा, हमने सेटअप कुछ इस प्रकार का कर रखा है कि हमारे पास दो डायोड कनेक्टेड है सर्किट के अंदर। दो डायोड कनेक्टेड होने की वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर होगा करंट का ट्रांसफॉर्मेशन, इंड्यूस करंट जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर। सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ,
इसकी वजह से क्या होगा, जब पॉजिटिव टर्मिनल एक बार बनेगा, एक साइड नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, तो यहाँ पर हमने दो डायोड कनेक्टेड कर रखे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों डायोड से करंट पास होगा। एक बार जब पॉजिटिव की टर्न फर्स्ट वाले डायोड की तरफ आएगी तो वहां से करंट पास होगा। जब पॉजिटिव टर्मिनल किसकी तरफ हो जाएगा, सेकेंडरी डायोड की तरफ हो जाएगा, तो वहां से करंट का फ्लो होगा। इस तरीके से हमारे पास फुल एनर्जी मिल जाएगी विदाउट एनी लॉस। ओके, बस ये चीज आपको लिखनी है। ये होती है वर्किंग, कुछ स्पेशल वर्किंग नहीं है वहां पर। जितना हो सके, जितनी बेसिक चीजें लिख देना। आपको क्या लगता है कि आपको ही पता है कि दो यहाँ पर डायोड है, लेकिन आप शर्माते हो बोलने में। दो डायोड होते हैं, ये लिख दो वहां पर कि यहाँ पर दो डायोड होते हैं। ओके, हर चीज आपको जो जो पता है सब लिख दो वहां पर। ओके सर एक बार फुल वेव रेक्टिफायर और समझा दो सर थोड़ा सा। फुल वेव समझा देंगे। कौन बताना चाहेगा फुल वेव रेक्टिफायर? बताओ, कोई है यहाँ पर जो बताना चाहेगा फुल वेव रेक्टिफायर? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर मैं बताऊं? चलो उसी को बता देना पहले। फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट साइकिल को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इसमें दो डायोड यूज होते हैं और क्या होगा, और ये पॉजिटिव करंट को पास हो देता है। और दूसरी साइकिल में भी पॉजिटिव पास होने देता है। हाँ, दूसरी साइकिल में पॉजिटिव करंट ही पास होता है, उसमें फॉरवर्ड बायसिंग होती है। हाँ, देखो फॉरवर्ड बाइस इसका मतलब होता है कि फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या होता है, जब डायोड हमारे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। तो अगर फॉरवर्ड बाइस हमारे पास रहेगा तभी तो करंट फ्लो होगा। रिवर्स बाइस में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, तो वो तो आप लोग लिख ही दोगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो रेक्टिफायर था वो टॉपिक फिनिश होता है। नोट्स की बात कर लेते हैं, किस तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं। फटाफट नोट्स बनवा देते हैं। कुछ लोगों ने तो नोट्स बनाना स्टार्ट ही कर दिया होगा। देखो, सबसे पहले रेक्टिफायर तो बता दिया आपको किस तरीके से लिखना है। दोनों नाम लिख देना, हाफ वेव और फुल वेव। उसके बाद आपको डायग्राम बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। इसी तरीके से आपको डायग्राम को बनाना है। इसके बाद आप लोग हाफ वेव में क्या क्या लिख सकते हो। हाफ वेव में आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर, हाफ वेव रेक्टिफायर यूजेस ओनली वन डायोड। एक तो ये लिख देना, वन डायोड यहाँ पे यूज होता है। ओके, a half wave rectifier is defined as a type of rectifier that allows only one half cycle। ठीक है, और अपने हिसाब से अगर लिखना चाहो तो AC टू DC। ठीक है, AC टू DC किसको अलो करेगा, ओनली वन हाफ साइकिल को। ओके, ये लिख देना यहाँ पर। और यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है, ये लिख देना यहाँ पर। एक लाइन अपने मन से लिख देना, एनर्जी लॉस, या फिर आप लिख देना हाफ एनर्जी लॉस। ठीक है, ये चीज अपने मन से लिख सकते हो। तो ये तीन चीजें आप लोग यहाँ पर लिखो हाफ वेव रेक्टिफायर में। डायग्राम आप लोग इस तरीके से बना लेना। वन डायोड यहाँ पे यूज होता है। बाकी चीजें तो डायग्राम में दिख रही है, वो तो सब लिख दोगे। वर्किंग मत लिखना कोई भी, बस हेडिंग डाल लो। वर्किंग भी यहाँ पर आपको पूछी जाती है, लेकिन वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं है। वर्किंग हेडिंग डाल लो वहां पर, छोटे छोटे शब्दों में हेडिंग की वर्किंग यहाँ पे होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग वर्किंग पूरी लिखो, वो तो आप लोग सब लिख लोगे देख दुखा कर। डायग्राम बना दिया एक बार तो वहां पर कॉपी पे पेन चला लोगे आप लोग, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाफ एनर्जी यहाँ पर लॉस हो जाती है, ये आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर। आई बात समझ में? सर सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म जैसे आपने बोला कि हमारे घर में एसी मतलब एसी सर्किट होता है, पैरेलल होता है कि सीरीज होता है? हमारे घरों में जो एसी सर्किट होता है वो पैरेलल होता है कि सीरीज होता है। देखो होता क्या है ना, सबसे पहले हमारे घरों से जो करंट आता है, हमारे घरों में जो करंट आता है वो आता है भैया कहाँ से, ट्रांसफॉर्मर से। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में ऐसी करंट की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज और पैरेलल की बात करने गए तो यहाँ पर आप लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट होता है वो डीसी पर अप्लाई होता है। ओके, डीसी पर अप्लाई होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप लोग वहां पर जब डीसी पढ़, जिसने पढ़ रखा होगा यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर आपने देखा होगा कि हम लोग वहां पर एसी करंट को कनेक्ट नहीं करते, वहां पे हम लोग बैटरी बनाते हैं या फिर सेल बनाते हैं। देखा है ऐसा, इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। यस सर। ऐसा ऐसा बनाते हैं, या फिर ऐसा कर देते कुछ लोग इस तरीके से। ये बैटरी बन गई, ये सेल बन गया, और सेल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। ये बैटरी बन गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, डीसी सोर्सेज होते हैं। आई बात समझ में? चलो, तो अगर टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हाफ से समझ में आ गया, लिखिए, नोट्स बना लिए। यहाँ पर आ जाओ फुल वेव में। फुल वेव में भी आप लोग लिख सकते हो। एक तो यहाँ पर दो डायोड हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फुल साइकिल कन्वर्ट हो जाती है, ये लिख लेना आप लोग। ठीक है, देखने की क्या जरूरत है इसमें, आप लोग खुद मन से लिख सकते हो कि फुल वेव यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। अगर यहाँ पर हम लोग वर्ड की बात करें तो ओनली हाफ साइकिल। अच्छा, ये फुल वेव का है ना,
full wave rectifier is defined as a rectifier that converts the complete cycle of AC, alternating current मत लिखना, AC लिखना सिर्फ, into DC, ये भी मत लिखना, DC। डायग्राम बना लो इस तरीके से बिल्कुल, और हो सके तो बिना देखे बनाओ, हो सके तो बिना देखे बनाओ। इतनी बात समझ में आ गई? ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बनाना, इस तरीके से, इस तरीके से बना देना, इस तरीके से बना देना, इस तरीके से बना देना, तो ये आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखना है इसमें? सेकंड, पहली बात तो आपको समझ में आ गई क्या लिखना है। आपको ये करना है कि ये कंप्लीट साइकिल को कन्वर्ट कर देता है। दूसरे में लिख देना कि यहाँ पर दो डायोड होते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 डायोड यहाँ पर यूज होते हैं। तीसरी बात में आप क्या लिखोगे, एनर्जी बिल्कुल लॉस नहीं होती है, ये लिख देना, एनर्जी बिल्कुल यहाँ पर लॉस नहीं होती है। और क्या लिखोगे आप लोग, और लिखना चाहो तो फिर वर्किंग आ जाएगी यहाँ पर, तो वर्किंग को आप लोग रहने दो, ठीक है। सर पहला वाला वापस बताओ। ये रहा यहाँ पर कंप्लीट साइकिल, कि कंप्लीट साइकिल कन्वर्ट हो जाती है किसकी, एसी की और डीसी में। ओके, चलो फटाफट नोट करो, और हो सके तो बिना देखे नोट करो। ऐसा ऐसा मत सोचो कि देख देख के नोट करना है, जैसा वहां लिखा है ऐसा ऐसा नोट करें। डायग्राम भी देख देख के मत बनाओ, क्योंकि एग्जाम में कौन आपको दिखाने आएगा वहां पर। चलो नोट करते जाओ, किसी का नोट हो जाए तो बताओ। सर डन। चलिए तो डन हो चुका है, ठीक है। बाकी जिसका नहीं हुआ वो बना लेना बाद में, नोट्स आपको दे रखे हैं हमने। अब बात करेंगे हम लोग एसी डायनमो की, एसी डायनमो। ओके, एसी डायनमो 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बात करो पिछले 3-4 साल की, तो 3-4 साल में लगभग 2 से 3 बार तो ये आ रखा है, एसी डायनमो। समझेंगे एसी डायनमो किस तरीके से कार्य करता है। पहले आप लोग एक वीडियो देखो, यहां पर देखना, इस बिल्कुल कम कर देते हैं, यहां पर देखना। देखो एसी डायनमो क्या होता है, यहां पर आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो। अ डायनमो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जैसे देखा होगा आपने, जनरेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कोई होता है यहाँ पर जनरेटर, एसी जनरेटर। एसी डायनमो बोल दो, जनरेटर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। आप सभी को वॉइस आ रही है, एक बार बता दो फटाफट। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने माइक ऑफ कर लें। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, वीडियो को जरा देखिएगा ध्यान से। इस तरीके से इसका कुछ सेटअप होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फंडा यहाँ पे होता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अपना मैग्नेट। ये देखिए, इस तरीके से मैग्नेट को अप डाउन करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इस तरीके से हमारे पास गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन शो हो रही है, डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, यहां पर इस प्रकार से सेटअप होता है, ठीक है। यहां पर इस प्रकार से सेटअप होता है। दो हमारे पास बड़े बड़े मैग्नेट दिख रहे हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। बीच में हमारे पास एक अमेटर लगा हुआ है, ठीक है। अमीटर लगा, ये आप लोग बोल सकते हो अमेचर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से प्लेट होती है, ये प्लेट को हम लोग घुमाते हैं। अब प्लेट को घुमाने से क्या होगा वो देखो, ये एक तरीके से एरिया बना हुआ है हमारे पास। इस एरिया से मैग्नेटिक लाइंस पास होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैग्नेट है तो मैग्नेटिक लाइंस पास होगी। और मैग्नेटिक लाइंस जब पास होती है, जब मैग्नेटिक लाइंस पास होती है तो उससे क्या बनता है, फ्लक्स बनता है, ठीक है। फ्लक्स में बार बार चेंज आएगा, और चेंज इन फ्लक्स क्या कहलाता है, चेंज इन फ्लक्स की वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। याद है आप सभी को, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस तरीके से हमने कनेक्ट कर रखा है, ये जो वायर है ना, वायर की वजह से यहाँ पर करंट आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास ये जो कॉपर वायर के बना रखे हैं हमने इस तरीके से, तो यहाँ पर आ जाएगा। आ रही है चीजें समझ में, ये होता है यहाँ पर फंडा, वर्किंग ऑफ एसिड आयरन। आगे देखिए, इस तरीके से ये घूम रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, लाइंस दिख रही है आप सभी को। ये जो मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये मैग्नेटिक लाइंस है हमारे पास। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास रिफ्लेक्शन शो हो रहा है, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग सभी। करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये ऐसी करंट बनाएगा हमारे पास। कौन सा करंट बनाएगा, ऐसी करंट, ना कि डीसी करंट। डीसी करंट की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, देख पा रहे होंगे आप लोग सभी। इसी को आपको डायग्राम के फॉर्म में बनाना रहेगा, अभी बताएंगे किस तरीके से आप लोग बना सकते हो। लेकिन अगर आप ये चीज समझ गए ना, इस तरीके से फील आ गया आपको, तो सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, इतनी चीज समझ में आ गई आपको, बताइए। माइक ऑन करिए आप लोग।
यस सर। ओके, Yes, यही sir. होता है हमारे पास डायनेमो। अब देख लो आप लोग डायग्राम बनाएंगे डायनेमो का। डायनेमो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता था पहले, या फिर अभी भी आ सकता है क्वेश्चन 5 नंबर में। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसी डायनेमो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। डायग्राम बनाओ, कंस्ट्रक्शन लिखो, प्रिंसिपल लिखो, वर्किंग लिखो, यूज लिखो। डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, यूज, ये 4 पॉइंट के अलावा कोई भी आपसे डायनेमो के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा, एसी डायनेमो की। यहां पर देखिए डायग्राम आप लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक काम करते हैं, बिना जूम करे आपको दिख रहा होगा क्लियर। हमने क्या करा यहां पर, देखिएगा ध्यान से। हमने यहां पर 2 मैग्नेट लगा दिए इस तरीके से, बड़े बड़े बार मैग्नेट्स। ठीक है, इस तरीके से यहां पर बनाया नॉर्थ, इसी तरीके से यहां पे बना दिया हमने साउथ, इस तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल। बीच में क्या लगाया हमने, यहां पर हमने इस प्रकार से एमीटर लगा दिया, आर्मेचर बोलना चाहिए, आर्मेचर हमने यहां पर लगा दिया इस तरीके से। आर्मेचर मतलब एक प्लेट है, आपने देखा था ना वीडियो में, एक प्लेट लगी हुई थी इस तरीके से, ये एक प्लेट बना दी हमने। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, इस तरीके से 2 वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से वायर को, यहां पर आप लोग देखिए। ठीक है, इस तरीके से वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो देख रहे हैं आप लोग को, ये सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्लिप रिंग। स्लिप होता रहता है इसके ऊपर, वायर जो होता है हमारा स्लिप होता रहता है इसके अंदर, इस तरीके से बनाया कि आराम से स्लिप हो सके। इसके बाद यहाँ पर ये जो इस प्रकार से आपको लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से, ये जो कंघी की तरह होता है ना, इस तरीके से कंघी, ये इस तरीके से, तो ये कंघी हमने यहाँ पर बना रखी है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग ब्रश बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रशेस आप लोग कुछ इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, इस तरीके से ब्रश बना सकते हो। ओके, इतनी बात समझ में आई। इतना समझ में आने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये बना दो, यहाँ पर इस तरीके से ये बना दो, यहाँ तक इस तरीके से ले जाओ, इसको यहाँ पर आउटपुट बना दो, यहाँ पर P, यहाँ पर Q, ये क्या हो गया हमारे पास, आउटपुट हो गया। यहाँ पर आप चाहो तो इसको इस तरीके से ऐसा बना दो कि इसके इस एक्सिस के थ्रू हम लोग इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको रोटेट करेंगे। ये होता है डायग्राम, इस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है। ओके, यहाँ पर अब उनके नाम दे रखे हैं ABCD, ये हमारे पास होता है आर्मेचर। आपको अगर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही हो तो आप लोग जूम कर लेना, इसको अच्छे से जूम करके देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है ABCD हमारे पास है आर्मेचर। NS हमारे पास है फील्ड मैग्नेट। S1 S2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास S1 है, ये हमारे पास ये जो लिंक दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हो S2। S1 S2 हमारे पास स्लिप रिंग्स है। B1 और B2 हमारे पास क्या है, B1, और यहाँ पर जो B2 है ये हमारे पास ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस। ओके, इसके बाद P और Q क्या हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट है, या फिर आउटपुट सर्किट हम लोग बोल सकते हैं, ये हमारे पास है। ओके, तो स्टार्टिंग में मान लीजिए करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, इस तरीके से आपने करंट की डायरेक्शन बना दी। अब मान लीजिए इसने हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लिया, आपने इसको घुमा दिया कुछ इस प्रकार से। घूमने के बाद ये जो होगा, ये ए और बी यहाँ पर है, तो ए और बी यहाँ पे आ जाएंगे। ये घूम चुका है, हाफ रोटेशन हो चुका है, तो ए और बी यहाँ पर थे, तो इसको पलटा दिया आपने, तो यहाँ पर आ गया ए बी, और यहाँ पे बनेगा सी, यहाँ पर बनेगा डी। करंट की डायरेक्शन ऐसी थी तो इसको उल्टा कर दो, अब करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। बताओ, इतना कर सकते हो, ये आपकी रहेगी करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन 2 डायग्राम आपको बनाने हैं, एक बनाओगे स्टार्टिंग में और एक बनाओगे आफ्टर हाफ रोटेशन, आधा रोटेशन कंप्लीट होने के बाद डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ओके, ये रहेगा। बाकी डायग्राम लगभग दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा इतना सा चेंज आएगा यहाँ पर। और अगर आप लोग चाहो तो मैग्नेट की लाइंस, जो मैग्नेटिक लाइंस होती है उसको इस तरीके से बना दो, बिल्कुल लाइन इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से बना दो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। आई बात समझ में, ये इस तरीके से। तो ये अपना क्या कंप्लीट हो गया, ये अपना पास एसी डायनेमो अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस डायग्राम की आपको एक बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जो चीज हमने दिखाई थी अभी वीडियो में, उसको देखने के बाद आपके माइंड में एक इमेज बन चुकी है कि किस तरीके से होता है एक्चुअल में। अगर आपको डायरेक्ट हम ये बताते ना तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता कि कैसे काम करता होगा, किस तरीके से होता होगा, ये चीज होती है। ओके, अब आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग यहाँ पर हैंडल भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, हैंडल बनाओ ना बनाओ। इसको अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में हत्ता बोलते हैं उसको, तो वो आपके ऊपर है, लेकिन उसको रहने देना, यही कर देना इतना सा, इतने में आपका काम हो जाएगा। आई बात समझ में, ये होता है कंस्ट्रक्शन। इसके 2 नंबर कंफर्म होते हैं अगर आप लोग डायग्राम बना के आते हो, 2 से 3 नंबर भी दे सकता है कोई भी आपको। बताइए, थोड़ा समझ में आया डायग्राम? यस सर। ठीक है, डायग्राम की अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा सभी से। सर मैंने बना लिया, आ गया है। ठीक है, तो एक बार तो आपने देख देख के बनाया होगा, कोशिश करना 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक, तो हो जाएगा ये डायग्राम आपका। एक बार डायग्राम समझ में आ गया ना तो ये बहुत ईजी है। ये जो चीज दिख रही है ना, डायग्राम एक बार और समझाएं। नो सर, नो सर, दिखाना था। सर आपने जो नाम दिए सर वो एक बार फिर से बता दीजिए, जैसे आपने स्लिप बताया था सर, वो एक बार फिर से बता दीजिए।
हाँ नाम देखिएगा। ये जो सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक रेक्टेंगल शीट दिख रही है ABCD, यहाँ पर लिख रखा है शॉर्ट में बिल्कुल। इसी तरीके से आपको भी लिखना है। ABCD जो हमारे पास इसको बोलते हैं आर्मेचर, आर्मेचर, आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है, आर्मेचर। इसके बाद और क्या है हमारे पास, ABCD हो गई, अपने पास हो गई रिंग। ये S1 और S2 ये हमारे पास जो है ना यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में, ये होती है हमारे पास रिंग, या फिर हम लोग इसको स्लिप रिंग बोल सकते हैं, लेकिन पहले तो वो रिंग है उसके बाद स्लिप रिंग है, ठीक है, तो रिंग बोलोगे तब भी सही है। इसके बाद ये हमारे पास ब्रश होते हैं, ठीक है, ब्रश होते हैं। B1 और B2 हमारे पास क्या होते हैं, B1 B2 हमारे पास ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रश बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, ये ब्रश हमारे पास होते हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे पास P और Q दो पॉइंट जो हमारे पास होते हैं, इनको बोल सकते हो आप लोग आउटपुट सर्किट या फिर एक्सटर्नल सर्किट। यहाँ पे आप लोग जूम करके देख लो, सब दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है, ये होता है यहाँ पर। आगे चीजें समझ में? यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये डायग्राम जो रहेगा ना, इस डायग्राम का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर एक काम करो बना लो अभी, सभी यस सर, लोग बनाने की बनाऊंगा कोशिश अभी करो। आपके साथ बनाऊंगा। जिनका बन गया है वो एक बार अच्छे से समझ लो, याद कर लो, आंख बंद करके एक बार पढ़ लो सारे जो चीजें आपको बताइए कंस्ट्रक्शन में, NS क्या होता है, ABCD क्या होता है, S1 S2 क्या होता है, B1 B2 क्या होता है, PQ क्या होता है। और जिन लोगों ने डायग्राम अभी नहीं बनाया, डायग्राम बना लो, ठीक है, डायग्राम बना। करंट की डायरेक्शन ध्यान रखना, अगली जब आप लोग हाफ रोटेशन करोगे तब उसको आपको क्या करना रहेगा, उल्टा करना रहेगा डायरेक्शन को। जैसे अभी यहाँ पर कैसा है, A से B जा रहा है तो B से A कर देना, ठीक है, या फिर हम लोग इस तरीके से समझें, ऐसा मत समझो, ऐसा समझ लो, इस तरह ऊपर था इस समय नीचे हो गया, ये तो आप लोग कर लोगे। आगे बात समझ में? चलो फटाफट नोट करेंगे आप लोग। हो गया। चलो सर एक डायग्राम में सर एक क्वेश्चन है सर, जो आपने आर्मेचर में सर जो एरोज बनाए हैं सर, सबसे पहले आपने जो हाफ रोटेशन के पहले सर एक जो आपने डायग्राम बनाया आर्मेचर में सर, उसमें जो एरो है वो ए टू बी जा रहा है सर, और उसी में जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गई तो सर वो एरो अपोजिट साइड जा रहा है सर, ये बता दीजिए कैसे वो। हाँ वो ऐसा ही है, वो जो अभी बोला था ना वो बिल्कुल सही है, चीज ही ऐसी है यहाँ पर, क्योंकि देखो ये उल्टा हो चुका ना, बी इस पोजीशन पे था, यहाँ पर ए था, लेकिन अब ये क्या हुआ, ये रोटेट हो गया इस तरीके से, तो यहाँ पर ये सी आ गया, यहाँ पर ये डी आ गया। अब इसी को आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर ये ए है, ठीक है। अगर मान लो हम लोग मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए से बी जा रहा है, यहाँ पर अच्छा हमने ऐसा कर दिया क्या, यहाँ पर सी से डी, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, बिल्कुल सही है। आप लोग ऐसा मत सोचो कि ए से बी जा रहा है तो इस बार भी ऐसा ए से बी जा रहा है, वो तो रहेगा, वो करंट इस तरह से रहेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि आप डायरेक्शन आप लोग ऊपर से तो देख पा रहे होंगे, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, इस पर फोकस करना है, ओके। हाँ ऐसा रहेगा, ऐसा मत सोचना कि यार यहाँ पर भी ए से बी, यहाँ से हो सकता है ना, क्या दिक्कत है, हाफ रोटेशन के बाद ऐसा हो सकता है। चलिए तो ये रहेगा, अब आपके लिए टास्क ये है कि फटाफट से आप लोग ये पढ़ लीजिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल थोड़ा सा क्लियर ना दिखे तब भी एक बार ट्राई करिए इसको, इस प्रिंसिपल को पढ़ने का, उसके बाद समझाते हैं चीजों को। कुछ लोग अभी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसका रीजन देख लेते हैं। चलिए तो कितने लोग क्लास में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, 31 लोग, काफी है। तो प्रिंसिपल, एसी डायनेमो का प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन क्लियर ना दिखे तो कोई बात नहीं, वो इमेज ही ऐसी है, आपको पढ़ के सुना देते हैं। लिखना तो आपको 4-5 शब्द है, तो पढ़ के सुना देते हैं फटाफट। इससे तो पहले देख लेते हैं आवाज आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को, आवाज आ रही है आप सभी को हमारी, बताइए। हाँ सर आ रही है। ओके ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपने ये जो पढ़ा होगा ना, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है कि ये चीज हमने थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ी थी, ये यहां से लेकर यहां तक। Whenever amount of magnetic flux associated with the coil change and induced EMF is
इट लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं इंड्यू ईएमआई का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप लोग एक वर्ड में लिख सकते हो कि प्रिंसिपल क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद अगर आपको और लिखना हो 5 नंबर में आएगा तो ईएमआई की डेफिनेशन लिख देना बस। ईएमआई की डेफिनेशन आप सबको समझा दी कि रिलेटिव मोशन होगा, इसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, इसकी वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है इसका, आपने यही तो देखा कि यहाँ पर ईएमआई का कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस यही इसका प्रिंसिपल है। आई बात समझ में, बस ये याद रख लो, ईएमआई वर्ड याद रख लो, प्रिंसिपल खत्म। एक नंबर में प्रिंसिपल आपसे पूछेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ईएमआई की डेफिनेशन लिख देना, ईएमआई लिख देना बस। ओके, अगर हम लोग बात करें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, इसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए एक रूल होता है हमारे पास, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये भी याद कर लो आप लोग, फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम, सीधे हाथ का नियम। कौन से हाथ का नियम, सीधे हाथ का नियम। ये पढ़ाएंगे आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल, लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे आपको, बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में अभी हमारा इतना कोई है नहीं। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रख लो कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है, उसकी वजह से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, प्रिंसिपल क्या है इसका, तो प्रिंसिपल है इसका ईएमआई। आगे बात समझ में, कंस्ट्रक्शन भी आपको समझा दिया, प्रिंसिपल भी समझा दिया। कंस्ट्रक्शन में आपको जो चीज बताई है वही लिखना है, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, स्लिप रिंग, कार्बन ब्रशेस, इतना लिख दो, काम खत्म। वर्किंग में आपको कुछ भी नोट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आपको प्रिंसिपल नोट करना है ईएमआई का, बस ईएमआई लिख लो। कंस्ट्रक्शन आप लोग यहाँ से लिख लेना, ये चीज बताइए यहाँ पर, ये यहाँ से लिख लो। ओके, ये 2 चीज आप लोग लिख लो, कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया अपना, प्रिंसिपल समझा दिया आपको, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिंसिपल समझा दिया, डायग्राम समझा दिया। वर्किंग अब आप लोग इतने कैपेबल हो गए हो कि आप लोग वर्किंग मन से लिख सकते हो। क्या होगा वर्किंग में सबसे पहले आपको बताना इस तरीके से, देखो यहाँ पर आप लोग देखो डायग्राम में, डायग्राम को देख देख के वर्किंग समझनी है। सबसे पहले बोलना कि स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारे पास एक आर्मेचर होगा, आर्मेचर को जब हम लोग रोटेट करेंगे, रोटेट करने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा किसके एसोसिएट होगा, किससे जुड़ा हुआ होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, इस एरिया से, किस एरिया से, आर्मेचर के जो एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। चेंज होने की वजह से क्या होगा, चेंज होने की वजह से यहाँ पर जनरेट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और वही हमारे लिए काम का है। और हाफ रोटेशन के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट हमारे पास मिलेगा वो ऐसी करंट होगा। इतनी सी चीज आपको कहाँ पे लिखनी है, वर्किंग में लिखनी है। ओके, वर्किंग में आप लोग यहाँ पर देखोगे तो हमने एक पेज की वर्किंग लिख रखी है, लेकिन एक पेज की वर्किंग आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, वर्किंग 1 नंबर में आएगी। तो बताओ आपको इतनी सारी चीजें लिखनी है क्या, ये तो सिर्फ हमने समझाने के लिए लिख रखी थी, लेकिन अब आप लोग सब कैपेबल हो चुके हो। 2018 में वर्किंग पूछी थी इसकी, लेकिन एक साथ वर्किंग नहीं आएगी, सिर्फ वर्किंग पूछ लें आपसे, कंस्ट्रक्शन भी पूछेंगे, डायग्राम भी पूछेंगे, वर्किंग भी पूछेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल भी पूछेंगे। ये होता है वर्किंग का, तो वर्किंग आप लोग सब कैपेबल हो, लिख लोगे। बात करते हैं यूजेस की, तो लिख लेना कि इसकी वजह से हमें क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। 1 या 2 यूज आप लोग लिख लेना कि थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, पावर स्टेशन वगैरह होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, वहां पर यूज होती है, बहुत जगह पर यूजेस होती है। आज हमारे डिवाइसेस वगैरह सब काम किस पे कर रहे हैं, इसी की वजह से कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा यूज यही है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है, किसकी वजह से मिल जाती है, तो इस प्रिंसिपल की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। चलिए, तो कितना सिंपल हो गया आपके लिए, बताइए, हो गया, सबको समझ में आ गया, बताइए, समझ में आया? एसी डायनेमो सबको क्लियर हो गया? ठीक है, डायग्राम याद रख लो, कंस्ट्रक्शन याद रख लो, प्रिंसिपल तो आपको समझा दिया, 1 लाइन का है, और क्या है, वर्किंग भी आप लोग मन से लिख देना, ठीक है। अगर आपको वर्किंग बीच में अटक जाओ कहीं पर, तो ईएमआई की जो डेफिनेशन है वही चिपका देना वहां पर, और इसका जो यूज यही है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। तो बस इतने से इसके यूजेस हैं, इस तरीके से आपको अपना जो एसी डायनेमो वो कंप्लीट करना है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स की तरफ मूव करेंगे। थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स आपको बताना जरूरी है, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं। काम करते हैं, यहीं से ओपन कर लेते हैं। वेव ऑप्टिक्स आप लोग सभी देख पा रहे होंगे, वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर इसका वेटेज अगर आप लोग देखने जाओगे तो बहुत लेंदी वेटेज है इसका, 14 मार्क्स, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो ये जो वेटेज आपको दिख रहा है, ये ऑप्टिक्स का वेटेज दिख रहा है, ना कि वेव ऑप्टिक्स का दिख रहा है। वेव ऑप्टिक्स प्लस रे ऑप्टिक्स मिलाकर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, आ रही चीज समझ में? तो वेव ऑप्टिक्स का ये रहेगा, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। तो हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की, ठीक है।
यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, ये जो टॉपिक्स होते हैं, इतने हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास कहाँ कहाँ से बन सकते हैं वो आपको बता देते हैं। अगर बात करें 5 नंबर की, तो हाइजेंस प्रिंसिपल 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस 3 नंबर और 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये 2-2 नंबर में आते हैं, सुपरपोजिशन 2 नंबर में आता है, डिफ्रेक्शन वगैरह 2 नंबर में आते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं हाइजेंस प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, अगर बात करें इस चैप्टर की, इस यूनिट की, वेब ऑप्टिक्स की, तो ये बहुत इजी यूनिट है हमारी, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाती है। चलिए तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से इसको समझते हैं, इस चैप्टर को, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई सा भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो हम लिखने लायक हो जाएं। इस तरीके से हम लोग इसको फटाफट 15-20 मिनट में कर लेते हैं। वेव्स आप लोग सभी समझते हो, तरंगे क्या होती है, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 चीज आपको जो बतानी है फटाफट बता देते हैं। हेडिंग डाल लेना आप लोग, वेवलेट एंड वेव फ्रंट, वेवलेट एंड वेव फ्रंट, वेवलेट एंड वेव फ्रंट, ये हेडिंग डाल लो। इसको फटाफट हम लोग कर लेंगे। देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए आपने देखा होगा एक तालाब वगैरह या फिर कहीं नदी वगैरह में बिल्कुल शांत शांत जो झील होती है, तालाब होता है, बिल्कुल शांत पानी होता है उसके अंदर, अगर आप उसमें एक छोटा सा कंकर डाल दो तो क्या होती है, लहर इस प्रकार से बनने लगती है, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, आपके घरों में अगर बाल्टी वाल्टी हो, कुछ हो, तो वहां पर आप छोटा सा भी कुछ करते हो, बीच में डालते हो, तो आप लोग कुछ इस प्रकार की सर्कुलर फॉर्म में वेव्स देखते हो। ये वेव्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वेव्स दिखती है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल वेव्स फॉर्म में होता है, लेकिन सर्कुलर फॉर्म में आपको वेव्स दिखती है। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। जो हमारी लाइट होती है ना, लाइट सन के पास से लाइट जो आती है हमारे पास, वो भी वेव के फॉर्म में आती है, वेव के फॉर्म में आती है। ठीक है, आगे जाके एक चैप्टर होता है हमारे पास, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जहां पे हम लोग बात करते हैं कि लाइट जो होता है उसका डुअल नेचर होता है, रे नेचर जो पार्टिकल नेचर होता है वो भी होता है, साथ में वेव नेचर भी होता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इस समय पुराने समय की, तो वहां पे उनको लगता था कि वेव नेचर होता है, कुछ साइंटिस्ट थे जिनको लगता था कि वेव नेचर होता है किसका, लाइट का, तो उन्होंने उनके हिसाब से ये चीजें दी हुई है हमें। ओके, कौन आया क्लास में, एंटर कर लेते हैं पहले तो। चलिए तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर वेवलेट एंड वेव फ्रंट, काफी सिंपल चीजें हैं। अगर आपको एक डायग्राम याद हो गया छोटा सा, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अगर हम लोग कुछ शब्दों में बोलना चाहें वेवलेट और वेव फ्रंट को, तो ये जो आपको छोटी छोटी पॉइंट्स दिख रहे हैं, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर देखो ना जरा, यहाँ पर पिंक डॉट जो आपको दिख रही है, यहाँ पर पिंक डॉट जो आपको दिख रही है, ये होते हैं हमारे पास वेवलेट। ठीक है, वेवलेट होते हैं। और ये इस प्रकार से जो सर्कुलर फॉर्म में आपको दिख रहे हैं ना, सर्कुलर सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं हमारे पास वेव फ्रंट। क्या होते हैं हमारे पास, वेव फ्रंट। तो आप लोग एक दूसरे की हेल्प से आप लोग इनको डिफाइन कर सकते हो कि अगर हमारे पास वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट किसके द्वारा बनता है, वेव फ्रंट बनता है वेवलेट के कॉम्बिनेशन से, वेवलेट के कॉम्बिनेशन से वेव फ्रंट बनता है। इस तरीके से आप लोग डिफाइन कर सकते हो वेव फ्रंट को। और वेवलेट्स क्या होते हैं, अब ये डिफाइन कर दो, वेवलेट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो आप लोग इसको सिंपल भाषा में ये बोल सकते हो कि जो ये क्या होते हैं वेवलेट, ये पॉइंट्स होते हैं ऑफ डिस्टर्बेंस, इनकी वजह से ही ये डिस्टर्बेंस आ रहा है। छोटा सा पॉइंट होगा स्टार्टिंग में, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आया है, उसकी वजह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ है। उस छोटे से पॉइंट की बात करें तो आगे जाके जो हमारे पास डिस्टर्बेंस है वो होता जाएगा। तो ये ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आता है। और डिस्टर्बेंस क्यों आता है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट जो होती है ट्रेवल करती रहती है, प्रोपोगेट करती रहती है लाइट हमारी, तो इस वजह से डिस्टर्बेंस आता रहता है और इस प्रकार से वेव्स हमारे पास बनती रहती है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा पॉइंट होता है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आता है लाइट प्रोपोगेट होने की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेट। वेवलेट पॉइंट होता है, वेव फ्रंट क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन या फिर लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग सेम फेज, हैविंग सेम फेज, सभी का सेम फेज होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, आपको सेम फेज दिख रहा होगा यहाँ पर, आई बात समझ में। ऐसा नहीं है कि यहाँ का फेज अलग है, यहाँ का फेज अलग है, आप लोग देखोगे तो बिल्कुल सेम फेज में होंगे। ये 2 चीजें हैं, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि आपको 2-2 नंबर में पूछ ली जाती है, तो इनको समझना जरूरी है। क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल, ये चीज समझ में आ गई तो हाइजेंस प्रिंसिपल बिल्कुल हलवा है आपके लिए। ओके, तो वेवलेट और वेव फ्रंट नोट कर लो आप लोग। एक काम करो, यहां से आप लोग लिख लो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये लिख लो, पूरा नोट कर लो इसको। ओके, इसके अलावा वेव फ्रंट में आप क्या लिखोगे, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, या फिर यहाँ पर पॉइंट की जगह पर ये भी लिखना साथ में कोष्टक में, वेवलेट्स हैविंग सेम फेस, हैविंग सेम फेस। ये 2 चीज आपको नोट करनी है, सिर्फ कितनी चीज, सिर्फ 2 चीजें। ओके, ये दोनों चीज नोट करनी है। साथ में डायग्राम बना लेना, कौन सा वाला, ये वाला डायग्राम बना लो। ओके, डायग्राम इस तरीके से बनाना कि पहले डॉट 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 बनाना, इस तरीके से डॉट 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 बनाना
हो सके तो 2 पेन अगर आपके पास हो, ब्लैक पेन ब्लू पेन, तो उनकी हेल्प से इस तरीके से बनाना। एक से डॉट बनाओ, एक से आप लोग सर्कल्स बनाओ, ठीक है। आ रही है बात समझ में? जैसे यहाँ पर हमने किया रेड, एक हमारे पास पिंक पेन था और एक हमारे पास कौन सा पेन होगा इसमें, ब्लू पेन था, तो उन दोनों की हेल्प से हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से फटाफट इसको बना लो और समझ जाना। यहाँ पर इस तरीके से लिख देना कि जो डॉट्स होती है वो क्या होती है, वो होती है वेवलेट्स, और जो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में होती है वो होता है हमारे पास वेव फ्रंट। बताइए, कर लोगे सभी लोग? बोलिए। यस सर, डन। डन। चलिए और पूछते हैं किसी लोगों, किसी से और पूछते हैं। और कोई ऐसा जिसने अभी तक कुछ नहीं बोला है वो बता दो, हो गया? क्योंकि 4-5 स्टूडेंट ही होते हैं जो बार बार रिप्लाई करते हैं। चलिए तो हम पूछ लेते हैं। रीना सिंह, आप बताइए क्या होते हैं वेवलेट और क्या होते हैं वेव फ्रंट? क्या समझ में आया आपको वेवलेट और वेव फ्रंट से? सर मैं आशुतोष हूँ सर। अच्छा, वेवलेट से आशुतोष सर, आप बोलिए। सर जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं हम्म, जिनकी वजह से डिस्टरबेंस आता है वेरी गुड। प्रोपोगेशन लाइन होने की वजह से, वो हम्म, वेवलेट होते हैं। अच्छा, और वेवलेट। वेवफ्रंट सर कॉम्बिनेशन होता है वेवलेट का, जिससे वेवफ्रंट बनता है। हम्म, ठीक है। देखो अपने को क्या करना है, डेफिनेशन इस तरीके से लिखनी है कि आप एक दूसरे के डिपेंडेबल बना दो। जैसे कि इन्होंने बोला कि वेव फ्रंट क्या होते हैं, तो आप लोग बोल दो वेव फ्रंट क्या होते हैं। वेव फ्रंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेट्स। सिंपल सी बात है। अब सामने वाले को समझने दो कि वेवलेट से वो क्या समझता है। उसने वेवलेट हमसे नहीं पूछा है, अगर वो पूछे वेवलेट तो आप लोग बताइए। सिंपल सा बोल दो वेवलेट्स का कॉम्बिनेशन वेव फ्रंट होता है। इतनी सी बात उसको समझ में आ जाएगी, वो समझ जाएगा कि हाँ आपने पढ़ा है कुछ ना कुछ, आपने सही बताया। इस तरीके से आप लोग बताया करो, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमें समझ में आया वेवलेट वेव फ्रंट। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं किस चीज की? हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस समय, हमारी तैयारी हो रही है हाइजेंस प्रिंसिपल की। क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल ऐसा सवाल है, ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसने पिछले 10 सालों में बहुत बार तहलका मचाया है एमपी बोर्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हाइजेंस प्रिंसिपल, और साथ में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, अपना बेस क्लियर कर रहे हैं ताकि हम उसको डिफीट कर सकें। एक तरीके से ये समझ सकते हो आप लोग। तो इससे पहले 2 चीज और आती है जो कि 2-2 नंबर में इंपॉर्टेंट होती है, 2-2 3-3 नंबर में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। इसको समझ लेते हैं। देखो ये जो चीजें है ना, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ये वो जो चीजें आपको पहले से पता है ना, वही चीज इन्होंने बस घुमा फिरा के बता दी है, नाम दे दिया इन्होंने। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या चीज है ये? द सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ, और क्या लिखा, 2 बार लिख दिया, चलो, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। सुनिएगा ध्यान से। आपने क्या किया, मान लो आपके पास है मोबाइल की टॉर्च, मोबाइल की आपके पास टॉर्च है, ठीक है। यहाँ पे आपने सोर्स रखा हुआ है टॉर्च आपका। आपने एक तरीके से क्या लेके आए, एक पतली सी स्ट्रिप लेके आए, ठीक है। पतली सी स्ट्रिप, बहुत पतली सी स्ट्रिप है। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो स्ट्रिप किसकी हो सकती है। किसी की आयरन वगैरह की स्ट्रिप होगी जो बहुत ज्यादा पतली है, बहुत ज्यादा पतली। उसके बीच में आपने क्या किया, छोटा सा होल कर दिया, छोटा सा होल। कितने होल करे हमने यहाँ पर, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक छोटा सा होल किया और एक आपने यहाँ पर छोटा सा होल किया। इस तरीके से समझना, डायग्राम पे ज्यादा फोकस मत करना, हम जो समझा रहे हैं वो समझ। तो यहाँ पे आपने छोटा सा होल कर रखा है स्ट्रिप में, यहाँ पर आपने छोटा सा होल कर रखा है। अब होगा क्या, मान लीजिए आपने टॉर्च जलाई, टॉर्च से लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी, लाइट तो कुछ इस तरीके से जाती है, ओके। तो टॉर्च से आपने लाइट इस तरीके से फैलाई, तो होगा क्या, यहां पर आपने मान लीजिए इस तरीके से दीवार पर, यहां पर आप सामने मान लीजिए यहाँ पर दीवार है, ये वॉल है हमारे पास। तो ये जो लाइट होगी वो यहाँ पर इस तरीके से इमिट होगी, इस तरीके से। अब ये जो लाइट है किसके फॉर्म में जाएगी, वेव्स के फॉर्म में जाएगी, क्योंकि हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, वेव के फॉर्म में जाएगी, ठीक है। तो वेव कैसी होती है, वेव आप लोग मान सकते हो इस तरीके से ये जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर भी इस तरीके से जाएगी। अब हमने छोटा डायग्राम बनाया है, लेकिन ये इस तरीके से होगी, आगे जाके ये मिल जाएगी, ये जो बड़ी बड़ी वेव्स बनेगी यहाँ पर, इस तरीके से मिल जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो ये जो यहाँ पर हमने सोर्स रखा था ना, इसी सोर्स को इन्होंने कोहेरेंट सोर्स बोल दिया है। क्या बोल दिया है, कोहेरेंट सोर्स बोल दिया है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक सोर्स है, लेकिन अगर मान लो आप इस साइड खड़े हो, मान लो आप लोग यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और ये जो सोर्स है ये बहुत दूर रखा हुआ है, तो आप कह नहीं सकते कि पीछे सिर्फ एक सोर्स है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर एक और सोर्स हो, यहां से जा रहा हो, एक सोर्स यहां से जा रहा हो, लेकिन हमें पता है कि पीछे हमने सिर्फ एक सोर्स रखा है। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, यहां पर और यहां पर
ये किसकी तरह काम करेंगे, यहाँ से ये दो होल हमने बना रखे हैं, ये होल काम करेंगे कोहेरेंट सोर्स की तरह, ये भी सोर्स की तरह काम करेंगे। इसको बोल दो S1, इसको बोल दो S2, ठीक है। S1 और S2 ये क्या काम कर रहे हैं, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि यहीं से लाइट आ रही है, पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है। तो अब ये जो लाइट आ रही है इनमें क्या होगा, सेम फ्रिक्वेंसी होगी, स्पीड वगैरह सब कुछ सेम होगी, वेवलेंथ जो भी होगी सेम होगी, साथ में फेज, फेज मतलब कि दोनों का जो चलने का तरीका है वो यहाँ पर सेम होगा, सेम फेज में होगी, और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या फिर आप सेम फेज ना बोलते हुए क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। तो ये तीन चीज याद रख लो बस, वो तो सेम ही है, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, और क्या बोल सकते हैं, सेम फेज। ये तीन चीजों की वजह से हमारे पास क्या बनते हैं, ये हमारे पास कोहेरेंट सोर्स बनते हैं। तो ध्यान रहे कोहेरेंट सोर्स किससे मिलकर बना हुआ होता है, पीछे तो सिर्फ एक ही सोर्स है जिससे संभव हो सकता है ये चीजें, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज, ये किसकी वजह से आ सकता है, जब पीछे सिर्फ एक ही सोर्स हो। लेकिन ये जो कोहेरेंट सोर्स है S1 और S2 ये क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज तीनों के तीनों सेम हैं। आई बात समझ में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्सेस होते हैं जिनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज WFP, WF और P ये सेम होते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज। ये अगर जिसके सेम हो गए उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये दोनों क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं। अब आप लोग खुद सोचिए कंडीशन क्या क्या हो सकती है कोहेरेंट सोर्स बनाने की, कोहेरेंट सोर्सेज बनाने की कंडीशन क्या हो सकती है। ये वाला तो सब लिख देंगे, जिनको ये चीज समझ में आ गई है वो समझ जाएंगे। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस। पीछे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सोर्स होगा हमारे पास, पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक क्या होगा, सिंगल सोर्स होगा। उसी के द्वारा हमारे पास क्या बन सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज बन सकते हैं। आई चीज समझ में। कोहेरेंट सोर्सेस तभी संभव है जब पीछे आपके पास क्या हो, पीछे आपके पास सिर्फ एक सोर्स हो, एक सोर्स से हमारे पास लाइट आनी चाहिए। तो पहली कंडीशन हमें समझ में आई। दूसरी कंडीशन समझो, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक लाइट, लाइट हैव सेम वेवलेंथ। तो एक काम करना, ये जो चीजें हैं सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज, ये यहां पर लिख देना। ओके, तो दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। द फेज डिफरेंस ऑफ लाइट वेव्स, ये भी वही है सेम। तो ये तीनों चीज, एक तो ये लिख देना ये पॉइंट, उसके बाद ये तीन चीज यहां पर लिख देना। ओके, इस तरीके से 3 पॉइंट बना देना, 2 पॉइंट लिखोगे 2 भी काफी है, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। एक बार कुछ भी समझ में आ गया तो कुछ ना कुछ तो आप यहाँ पर लिख दोगे आराम से। 3 नंबर का क्वेश्चन अगर ये आता है तो 3 नंबर में आप लोग बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। एक बार जो कॉन्सेप्ट होता है ना कोहेरेंट सोर्स का, वो आपको समझ में आ गया। इस डायग्राम को देखना, ये डायग्राम देख लो या ये डायग्राम देख लो, इनको अपने माइंड में फिक्स कर लो। ओके, द पाथ डिफरेंस ऑफ अ लाइट वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल। आप लोग ये चीज भी लिख सकते हो कि इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगी ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये छोटी स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस हुई तो क्या पता कि हमारे पास सेम वेवलेंथ मिले नहीं मिले, फ्रीक्वेंसी मिले ना मिले, दूर रख दिया आपने, ठीक है। तो हम लोग मान के चलेंगे हमारे पास जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल होती है। ओके, ये यहाँ पे होता है हमारे पास। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसको नोट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट करने के लिए ये जो डायग्राम है इस तरीके से बना लेना। बिल्कुल इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा इस तरीके से बना रखा है, लेकिन अगर आपको समझ में ना इस तरीके से, आप लोग इस तरीके से बनाओ कि ये सोर्स है हमारे पास, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास मान लीजिए एक हमारे पास स्लिट है, इस तरीके से यहाँ पर छोटे से होल हमने बना दिए यहाँ पर और यहाँ पर, इसको बोल दीजिए S1, यहाँ पे बोल दीजिए S2। इसकी वजह से एक दीवार बना लीजिए, यहाँ पर एक वॉल लिख देना, यहाँ पर वॉल। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाइट इस तरीके से फॉल होगी इनके ऊपर, ठीक है। अब जो लाइट होती है वो किसके फॉर्म में होती है, वेव्स के फॉर्म में होती है। तो वेव्स इस तरीके से बना देना, यहाँ पर इन दोनों को कोलाइड कर देना, कोलाइड भी होगी यहाँ पर। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, कंडीशन लिखोगे। 3 कंडीशन कौन कौन सी है, WFP, WFP, WFP। W मतलब वेवलेंथ, F मतलब फ्रीक्वेंसी, P मतलब सेम फेज। ओके, अगर सेम फेज नहीं लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, डिफरेंस दोनों का कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन ये 3 चीज लिखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतना ही याद कर लो अभी तो, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज। ये क्या होगा, इसकी कंडीशन हो गई। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। नाम में एक छुपा हुआ है कोहेरेंट सोर्स, क्या होता है, एक सोर्स होता है। किसका सोर्स होता है, लाइट का सोर्स होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिख देना WFP और सामने ये चीज लिख देना सब आप लोग। उसके बाद कंडीशन क्या क्या लिखोगे, पहली कंडीशन आप लोग लिखना कि सेम डिवाइस होना चाहिए, सिंगल डिवाइस होना चाहिए, सिंगल सोर्स ऑफ डिवाइस हमारे पास होना चाहिए। और दूसरी चीज है WFP, यहाँ पर लिख देना, WFP यहाँ पर लिख देना। तो अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो ये चीजें हैं आपके लिए। अब बताइए क्या डाउट है आपको, या फिर समझ में आ गया आपको, बोलिए। यस सर, आ गया। आ गया समझ में।
चलिए, तो आप लोग नोट करिए जो चीजें आपको बताई है हमने, ये नोट कर लो फटाफट, शॉर्ट में नोट करेंगे आप लोग, डायग्राम फटाफट अपने हिसाब से बना लो। एग्जाम में डायग्राम बना देना, अगर आए ना तो डायग्राम बना देना, वो समझ जाए कि S1 और S2 क्या है हमारे पास, कोहेरेंट सोर्स। ध्यान रखना S1 और S2 हमारे पास कोहेरेंट सोर्स है, ये नहीं है कोहेरेंट सोर्स, ये तो प्रोवाइड कर रहा है इसको। कोहेरेंसी किस प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो S हमें प्रोवाइड कर रहा है। S1 और S2 हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज हैं। क्यों है कोहेरेंट सोर्सेज, क्योंकि इनके WFP सेम है। आई बात समझ में? अभी आप लोग देखना जब ये लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद कि इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें आपको दिख जाएगा कोहेरेंट सोर्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हाईलाइट भी कर रखा है हमने। चलो फटाफट नोट करेंगे आप लोग, इसके बाद हम लोग वही देखेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल। डन सर। ओके, देखो क्लास आप लोग सभी ज्वाइन करके रखो, ऐसा नहीं है क्लास को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जिस स्टूडेंट ने थोड़ी सी मेहनत कर ली उसको पता है कि यार अगर ये चीज पढ़ा रहे हैं, सामने वाला अपने को पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इससे रिलेशन होगा, जो हम आगे चीज पढ़ने वाले हैं उससे कुछ ना कुछ रिलेशन इसका होगा, तो इसलिए इन पे ध्यान दिया करो। 2 नंबर 3 नंबर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आता है हमारे पास क्वेश्चन हाइजेंस प्रिंसिपल, जो कि इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल, तो ये रहेगा इस तरीके से। ओके, सेम वही कहानी है। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसके हमने डेफिनेशन लिखी होगी शायद, यहाँ पर ये रही, तो ये तो प्रिंसिपल है इसका, यहाँ पर इसकी हमने डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखी है। ठीक है, यहीं पर समझा देते हैं। अभी सिर्फ आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पर, बाकी ये जो चीज आपको दिख रही है ये कोई भी बड़ी चीज नहीं है, जो आपने भी वेवलेट वेव फ्रंट देखे ना वही चीज का कॉम्बिनेशन कर रखा है। हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत सिंपल चीज है, थ्योरी है, यहाँ पर छोटा सा डायग्राम है इसका और थ्योरी है। यहाँ पर ये बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक वेव फ्रंट है, ठीक है, एक हमारे पास वेव फ्रंट है, तो इसके ऊपर जो यहाँ पर पॉइंट्स होंगे क्या बोलते हैं, इनको वेवलेट्स बोलते हैं। ये वेवलेट जो होगा यहाँ पर, ये वेवलेट के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये अपने आप में क्या बना सकता है, ये अपने आप में एक और वेव फ्रंट को जनरेट कर सकता है। आ रही है बात समझ में? हर एक पॉइंट के पास इतनी कैपेसिटी है कि एक और वेव फ्रंट को ये जनरेट कर सकता है। बस इतनी सी बात इन्होंने बोली है, इतनी सी बात इन्होंने बोली है कि यहाँ पर ये जो सिंगल सोर्स ऑफ पॉइंट है ना, इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। अब इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में समझ लेते हैं, बस इतनी सी बात है, और आगे जो चीजें आती जाएगी इसको समझाते चलेंगे। लेट एस बी अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इट सेंड आउट डिस्टर्बेंस विद स्फेरिकल सिमेट्रिक मीडियम अराउंड इट। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझा दी, यही है। एक काम करते हैं, प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, इसके बाद और समझ में आ जाएगा चीजें आपको, उसके बाद थ्योरी बता देंगे किस तरीके से आपको लिखना है। दिस प्रिंसिपल टेल हाउ अ वेव फ्रंट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, देखो कितनी बड़ी बात बोली इन्होंने, ईच पॉइंट, एक काम करते हैं यहां से लाइट कर लेते हैं, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। आगे क्या लिखा है, विच एड अप टू अ गिव अ वेव फ्रंट, जो आगे जाके हमें क्या देता है, वेव फ्रंट देता है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज हाइजेंस प्रिंसिपल, ऐसा लिख लेना। बाकी इसके अब अजम्पशन देखेंगे हम लोग। तो चीजें समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी चीज है कि हर एक पॉइंट क्या कर सकता है, हर एक पॉइंट के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने आप में वेव फ्रंट को जनरेट करवा सकता है। इतनी सी बात इन्होंने बोली है, इसी को आपको लिखना है, यही हाइजेंस का प्रिंसिपल है, यही आप लोगों को थ्योरी में आगे देखने को मिलेगा। अब इन्होंने क्या क्या अजम्पशन कर रखे, क्या क्या चीजें मान रखी है, वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लेना। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया ना, तो ये चीजें बहुत ईजी है आपके लिए। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। 3 अजम्पशन इन्होंने माने हैं, कौन कौन से? एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट, एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव और वेवलेट। एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट की बात करें, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, मतलब क्या हुआ इसका मतलब वेवलेट से है। वेवलेट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हमने जो प्रिंसिपल में लाइन लिखी थी वही हमें यहाँ पर लिखनी है कि हर एक पॉइंट क्या कर सकता है, हर एक पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा, फ्रेश सोर्स होगा जो क्या कर सकता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट को या सेकेंडरी वेवलेट्स को जनरेट करवा सकता है। आगे जाके वेव फ्रंट को ये जनरेट करवा सकता है। पहले वेव्स बनेगी, वेवलेट्स बनेंगे, उसकी धीरे धीरे करके कॉम्बिनेशन करते करते क्या बन जाएगा, पूरा वेव फ्रंट बन जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या बोला, द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट था, इस पॉइंट की वजह से मान लीजिए
यहाँ पर एक पॉइंट था इस सर्कल के ऊपर, इसकी वजह से यहाँ पर क्या बना, एक वेव फ्रंट बना इस तरीके से हमारे पास वेव फ्रंट्स बने। तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन रहे हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये जो होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये सारे डायरेक्शन में होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा। आई बात समझ में, ऐसा नहीं जाएगा एक तरीके से, वो पूरा सर्कुलर फॉर्म में बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंडरी वेव फ्रंट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में ये स्प्रेड करेगा, ठीक है, सारी डायरेक्शन में स्प्रेड करेगा। उसके बाद द न्यू वेव फ्रंट इज गिवन बाय द फॉरवर्ड इन्वेलप या फिर टेंजेंट सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। बस खत्म यहाँ पर। मतलब अगर आपके पास ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हमारे पास बना है, तो अगर आप लोग इसमें टेंजेंट खींचोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, उसी पॉइंट की वजह से फिर आगे क्या बनेंगे, हमारे पास वेव फ्रंट बनेंगे। फिर यहाँ पे टेंजेंट खींचो, लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, उसकी वजह से फिर वेव फ्रंट बनेगा। फिर यहाँ पर एक पॉइंट बनाओ या फिर आप लोग टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट के बाद यहाँ पर आपके पास पॉइंट मिल जाएगा, उससे बनेगा वेव फ्रंट। इस तरीके से कहानी चलेगी। तो तीनों के तीनों पॉइंट बहुत 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 सिंपल है। फिर से सुन लो, पहले में आपको लिखना है कि जो हमारे पास सिंगल पॉइंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेवलेट बोल सकते हैं। वेवलेट किसकी तरह काम करेगा, फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा, फ्रेश सोर्स की तरह यहाँ पर काम करेगा। उसके बाद दूसरे उन्होंने ये बोला, और साथ में आप लोग ये बोल देना कि जो सोर्स होगा, ये फ्रेश सोर्स होगा, वो आगे जाके हमारे पास वेव फ्रंट जनरेट करवा सकता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि सारे डायरेक्शन में ये क्या करेगा, सारे डायरेक्शन में स्प्रेड आउट करेगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करने की वजह से आपको क्या मिल जाएगा, एक फॉरवर्ड इन्वेलप। फॉरवर्ड इन्वेलप का मतलब होता है इस प्रकार से पैकेट, इन्वेलप समझते हो आप लोग, संदेश भेजने वाला लिफाफा, उस तरीके से आपके पास ये मिल जाएगा। तो बस ये 3 पॉइंट है, किसके लिए, अजम्पशन के रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल के अजम्पशंस। तो अब आप लोग नोट कर लीजिए, इतना आपके लिए काफी है। चलिए, तो अब आपको बता दीजिए सर, क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट बता दीजिए एक बार फिर से, टेंजेंशियल वाला। थर्ड पॉइंट बता दीजिए, ठीक है। देखिएगा, थर्ड पॉइंट में उन्होंने ये बोला कि मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट जनरेट हो चुका है, या फिर हम लोग ऐसा ना समझते हुए, आपके पास मान लीजिए ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट के ऊपर आपको पॉइंट कैसे मिलेगा, पॉइंट चाहिए तो आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करो। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट ड्रॉ करने से ये जो पॉइंट पे टच कर रहा है, ये इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिल जाए, ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट ही आपका क्या कहलाएगा, ये पॉइंट ही आपका वेवलेट कहलाएगा, वेवलेट कहलाएगा। ये बात तो मैं पहले से पता थी, वो इन्होंने यहाँ पे बता दी। अ न्यू वेव फ्रंट इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट एट दैट टाइम, टेंजेंट सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसके बाद ये क्या करेगा, ये अपने आप में आगे जाके वेव फ्रंट को बना देगा। आई बात समझ में। देखो, फिर आपसे बोल रहे हैं बिल्कुल लैंग्वेज की तरह मत लिखो, आप लोग समझने पे फोकस करो, ये चीज आप लोग मन से लिख सकते हो। ओके, टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट में बोल रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करने से आपको पॉइंट मिल जाएगा, और उस पॉइंट के बाद क्या होगा, उस पॉइंट के बाद कहानी सबको क्लियर है, ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा, आगे जाके वेव फ्रंट हमारे पास बनाएगा। आगे चीज समझ में आप सभी को, बताइए। यस सर, आ गया। यस। अब एक काम करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं फटाफट, क्या क्या लिखना है हमें। ठीक है, वेवलेट वेव फ्रंट आप लोगों ने पहले लिख रखे होंगे। एक तो ये लिख लेना कि वेव फ्रंट किस तरीके से प्रोपोगेट होते हैं मीडियम के अंदर, किस तरीके से वेव फ्रंट हमारे चलते हैं, ये चीज इन्होंने बताई थी इंपॉर्टेंट। और क्या बताई थी, वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। यहाँ पे आप लिखोगे ईच पॉइंट, यहां से लिखना ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स विच एड अप टू अ गिवन वेव फ्रंट। इतना लिख लो आप लोग, इसको थोड़ा लिख लेना यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिख लो, क्योंकि एक बार आप लोग अच्छे से लिख लो, उसके बाद तो वो जो पॉइंट हमारे होंगे एजम्पशन वाले, उनको आप लोग शॉर्ट में लिख लेना। ठीक है, इतना लिख लो। ये याद रखना, ये किसका प्रिंसिपल है, हाइजेंस का प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल ही पढ़ रहे हो आप लोग, ये प्रिंसिपल ही है। ओके, और डायग्राम अगर आप लोग बनाना चाहो तो इस तरीके से बना देना। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, किस तरीके से वेव्स हमारे पास होगी, ये जो पॉइंट हमारे पास मिलेगा, ये पॉइंट हमारे पास मिल गया, इस वेव फ्रंट के ऊपर ये पॉइंट मिल गया। ओके, ये क्या करेंगे हमारे पास, ये आप लोग लिखना चाहो तो बता देना कि हमारे पास वेवलेट होगा, इसकी वजह से हमारे पास आगे क्या मिल सकता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल सकता है। आप लोग इस तरीके से सर्कल बना सकते हो आप चाहो तो, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, तो आप लोग फटाफट नोट करिए हाइजेंस प्रिंसिपल को। सर बोलो। प्रिंसिपल के थर्ड को किसी मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं? हाँ, मतलब सिंपल लैंग्वेज वो में आप लोग लिख सकते हो। टेंजेंट के ऊपर बस थोड़ी सी बात बता देना कि टेंजेंट की वजह से हमें पॉइंट मिल जाता है, बस इतना करना है।
ओके सर इसकी वीडियो अपलोड होगी ना पूरी? हाँ, इसका पूरा करवा रखा है वैसे तो हमने, लेकिन अपनी क्लास में अपन पहली बार करवा रहे हैं इसको। नहीं, इसकी वीडियो तो अपलोड होगी ना टेलीग्राम चैनल पे? हाँ, हो जाएगी ना, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है अपनी। ओके, रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए, तो कर लिया आप सभी ने नोट? देख लो एक बार और। ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपको दे रखे हैं हमने, वहां पर भी देख लेना, ये चीजें वहीं मिलेगी आपको अच्छे से। किसी को रिवीजन करना हो तो वहां पर देख लेना। चलिए, तो हाइजेंस प्रिंसिपल समझ में आ गया आप सभी को यहाँ पर। अब इसके अजम्पशन लिख लो फटाफट शॉर्ट में। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चन बाद वाइज। अपलोड होंगे? नहीं, हो चुके हैं अपलोड। हो दिस चुके हैं? प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। हाँ, हो चुके हैं। सर तो मुझे देखो, शो नहीं हो रहा है। शो नहीं हो रहा है, दिखा देंगे अभी आपको। ये जो नोट्स है ना, नोट्स का मतलब ही वो अपना स्टडी मटेरियल, जहां पर हमने पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे रखे हैं, वही आपका नोट, वही आपका स्टडी मटेरियल है, वही आपके नोट्स है। ओके, देखो यहाँ पर सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इनको शॉर्ट में कैसे नोट कर सकते हो? वेरी पॉइंट होना, गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। तो लिखना आप लोग वेवलेट्स, वेवलेट्स लिखना, इतनी बड़ी बात मत लिखना। वेवलेट्स किसकी तरह काम करते हैं? फ्रेश सोर्स की तरह काम करते हैं, जो आगे जाके क्या करेंगे? वेव फ्रंट को जनरेट करवाएंगे, सेकेंडरी वेव्स को जनरेट करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लेना कि आपके पास क्या होगा स्टार्टिंग में, आपके पास स्टार्टिंग में वेवलेट होगा। वेवलेट की वजह से क्या होगा? वेवलेट किसकी तरह काम करेगा? वर्क्स एज, किसकी तरह वर्क करेगा? फ्रेश सोर्स, फ्रेश सोर्स। और उसके फ्रेश सोर्स किसका होगा? डिस्टर्बेंस का, फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का ये फ्रेश सोर्स होगा, लिख लेना आप लोग यहाँ पर डिस्टर्बेंस। अब फ्रेश सोर्स की वजह से आगे क्या होगा? आगे आप लोग लिख लेना सेकेंडरी वेव फ्रंट हमें मिल जाएंगे। सेकेंडरी वेव फ्रंट लिख लो या वेव्स लिख लो, सब एक ही बात है। ओके, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बस ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कि ऑल डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? टेंजेंट सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये यहाँ पर जो कोष्टक में लिखा हुआ ना, ये लिख लो बस। टेंजेंट सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेवलेट्स, गिव्स न्यू वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स लिख सकते हो, न्यू नहीं लिखोगे तो सेकेंडरी वेवलेट्स लिख सकते हो। टेंजेंशियल सरफेस गिव्स सेकेंडरी वेवलेट्स, इस तरीके से लिख लो। शॉर्ट में लिखना, ज्यादा मत लिखना, नहीं तो पता चले आप लोग पूरा पेज भर दो इसके पे। क्या हो गया? तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है दोबारा बताना? थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में ये लिखना है आपको कि टेंजेंशियल सरफेस जो होगी, टेंजेंशियल सरफेस जो होगी, वहां पे अगर आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसा लिख लो, टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सेकेंडरी वेवलेट, ऐसा लिख लो। टेंजेंट ड्रॉ गिव्स सेकेंडरी वेवलेट, शॉर्ट में बिल्कुल। अगर आप लोग मन से बस इतना लिख लो, इतने में काम हो जाएगा। ज्यादा फालतू मत उलझो उसमें, फटाफट करना है हमको, इतना करो, इतना हो जाएगा। आप लोग सोचो सब कुछ हम लोग इसमें से याद कर लें, ऐसा नहीं होता है। बीच में आप लोग कुछ चीज भूल भी जाओगे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग लिख दोगे। ओके, तो 3 अजम्पशन वो पूछे ना पूछे आपको लिख के आना है, नहीं तो क्या लिखोगे? 4 नंबर में अगर आप मान लो हाइजेंस प्रिंसिपल आ गया, डायग्राम बना दिया, प्रिंसिपल लिख दिया, तो क्या आपको 4 नंबर दे देंगे? कोई भी नहीं देंगे, आपको अजम्पशन लिखने ही पड़ेंगे, चाहे पूछे ना 9 पूछे। मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कब करवाओगे? ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, सब करवाएंगे, बोला तो सही आपको। आज तो अपनी दूसरी क्लास है, बताओ वही करवा दो, कहाँ से तोड़ो? क्या हो गया? कुछ नहीं। ठीक है, देखो अपना ये रहता है कि कुछ सोच के आते हैं कि क्लास में अपन ये करेंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा भी कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ कम चीजें कर पाते हैं। जैसे आज हमने सोचा था कि ये भी कर लेंगे ऑब्जेक्टिव्स भी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाए तो यही ठीक है, बहुत सारी चीजें आज अपन ने पढ़ ली है। सर इसकी वीडियो बस बाद में अपलोड हो जाएगी क्लास के बाद? हाँ, वीडियो अभी अपलोड कर देंगे। चलिए, तो हो गया आप सभी का नोट, हाइजीन प्रिंसिपल समझ में आ गया? आप सभी को बता दीजिए। यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं। सर एलसीआर सर्किट वगैरह भी आईएमपी है। हाँ, आज अपन क्लास में वही करेंगे, एलसीआर सर्किट 6 बजे 7 बजे वही देखेंगे, एलसीआर सर्किट। ओके, ओके सर। एक बार लाइव क्लास का देख लेते हैं, ये जो क्लास चल रही है हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस।